वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक एम्स 2003 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, ऑन डिजोल्विंग मॉडरेट अमाउंट ऑफ सोडियम मेटल इन लिक्विड NH3 एट लो टेम्परेचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऑकर। तो यहाँ पे सोडियम को हमने लिक्विड अमोनिया के अंदर डाला हुआ है एक लोअर टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे क्या आपको ऑब्जर्वेशन मिल रहा है? तो यहाँ पे न डज नॉट ऑकर मतलब कौन सा यहाँ पे ऑब्जर्वेशन नहीं मिलेगा। तो ये यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे इसको समझते हैं। तो यहाँ पे हमने मान के चलो कि सोडियम को हमने अमोनिया के अंदर डाला हुआ है, तो अमोनिया को हमने यहाँ पे एक्स मोल और वाई मोल ऐसा यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे सोडियम क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो लॉस करने के बाद उसका बनेगा Na+ कैटाइन। तो जो यहाँ पे कैटाइन रहेगा, इस कैटाइन के साथ यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब यहाँ पे अमोनिया उसके साथ यहाँ पे चिपक जाएगा। तो ये रहेगा यहाँ पे इसका कितना, अमोनिया का कितना नंबर रहेगा, यहाँ पे हम पकड़ के चलेंगे उसका X नंबर रहेगा। बचा हुआ पार्ट जो रहेगा आपका, जो इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दूसरा वाई मोल ऑफ अमोनिया के साथ यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। तो ये रहेगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इस सोडियम का, और ये रहेगा इलेक्ट्रॉन का ये नेगेटिव चार्ज। तो ये बन गया आपका इस तरह से। यहाँ पे इसको यहाँ पे बोला जाता है क्या, ये जो है अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन इसको बोला जाता है। और इस अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे क्या रहेगा, ब्लू कलर रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन इज ड्यू टू द अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे क्या होता है, ब्लू कलर होता है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं पैरामैग्नेटिक, यहाँ पे देख सकते हैं सोल्यूशन आर पैरामैग्नेटिक एंड ऑन द स्टैंडिंग स्लोली लिबरेट हाइड्रोजन रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये अमाइड बन गया। ये जो मेटल कैटाइन है और ये अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन, इन दोनों की रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे MnH2 और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे लिबरेट हो गया। और ये जो एम है मतलब यहाँ पे इसको बोला जाए MnH2 को, ये NH2 को यहाँ पे M बोला गया है। और in concentrated solution the blue color change to the bronze color and become diamagnetic। तो ये ब्लू कलर यदि ब्रॉन्ज कलर के अंदर जा रहा है तो इसका मतलब वो एक डायमैग्नेटिक नेचर उसका बन रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट है कि जो मैच नहीं हो रहा है। चलो तो यहाँ पे एक समझना क्या है कि जब हमारा लिक्विड अमोनिया रहेगा तो वो पैरामैग्नेटिज्म रहेगा। खाली यहाँ पे इसका यदि ये बनेगा कौन सा, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनेगा तो फिर ये एक डायमैग्नेटिक बनेगा, बट उस टाइम पे कलर भी चेंज हो जाएगा। तो हमें समझना है कि यहाँ पे लिक्विड अमोनिया मतलब यहाँ पे पैरामैग्नेटिज्म रहेगा, मतलब ये आपका अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस फॉर्म में रहेगा। तो चलो यहाँ पे हमें पहला ऑप्शन यहाँ पे ब्लू कलर सोल्यूशन इज ऑब्टेन, तो ये बात यहाँ पे बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, सोडियम प्लस आयन आर फॉर्म इन द सॉल्यूशन, बिल्कुल सही है। सोडियम प्लस तो बनता है यहाँ पे, तो सोडियम प्लस यहाँ पे बन रहा है। लिक्विड NH3 बिकम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे आयंस फॉर्म में है ना। लिक्विड अमोनिया यहाँ पे किस फॉर्म में, ये आयंस फॉर्म में यहाँ पे देख सकते हैं। तो आयंस फॉर्म में तो यहाँ पे क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि लिक्विड अमोनिया रिमेन्स डायमैग्नेटिक। तो लिक्विड अमोनिया डायमैग्नेटिक नहीं है, लिक्विड अमोनिया तो बिल्कुल यहाँ पे क्या है, पैरामैग्नेटिक नेचर का। यहाँ पे देख सकते हैं पैरामैग्नेटिक नेचर का है। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल भी यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ये पैरामैग्नेटिक नेचर का है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आप अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक एम्स 2006 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, पेयर हुज बोथ स्पेसिस आर यूज इन एंटासाइड मेडिसिनल प्रिपरेशन इज। तो यहाँ पे एंटासाइड, यहाँ पे कौन से दो स्पेसिस है कि जो यहाँ पे एंटासाइड मेडिसिनल प्रिपरेशन के अंदर इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये तो वाला ऑप्शन यहाँ पे है ये। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो रेफरेंस है एनसीईआरटी के अंदर एस ब्लॉक, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है मतलब इसको हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो ये जो है एंटासाइड का काम करता है। तो यहाँ पे Mg मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये तो हो गया, और उसके साथ यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी जो है एंटासाइड मेडिसिनल प्रिपरेशन के अंदर इसका हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, देखो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आप अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट। यहाँ पे हमारे पास एक एम्स 2011 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट हाइग्रोस्कोपिक। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे कि हाइग्रोस्कोपिक का मीनिंग क्या है। तो इस हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या हो जाएगा, हाइग्रोस्कोपिक नेचर मतलब यहाँ पे क्या होता है, कुछ कंपाउंड होते हैं यहाँ पे एयर के अंदर रखते हैं, तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर से वाटर वेपर को क्या करते हैं, एब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं तो जो भी यहाँ पे सब सॉल्ट होते हैं वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, ऐसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। सोडियम क्लोराइड यहाँ पे डज नॉट अट्रैक्ट वाटर फ्रॉम जस्ट मॉइस्ट एयर।
तो मतलब ऐसा एटमॉस्फेयर के अंदर उसको रखेंगे तो वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं करेगा ऐसा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सोडियम क्लोराइड डज नॉट अट्रैक्ट वाटर फ्रॉम जस्ट मॉइस्ट एयर इफ रिलेटिवली ह्यूमिडिटी इज लो देन द मिनरल हाइलाइट NaCl विल नॉट चेंज इज डिकेड। तो ये यहाँ पे मतलब वाटर को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करना, इसको हाइग्रोस्कोपिक बोला जाता है। तो यहाँ पे एक डायग्राम बनाए, देखो ये सॉलिड स्टेट का है कि यहाँ पे एक कंपाउंड है और यहाँ पे वाटर वेपर है, वाटर एटमॉस्फेयर के अंदर। तो इसको या इस वाटर वेपर को यहाँ पे यदि एब्जॉर्ब कर लेता है और यहाँ पे इसको एब्जॉर्ब करने के बाद ये जो कंपाउंड है तो इसको हम हाइग्रोस्कोपिक बोलेंगे। तो हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड के अंदर क्या होता है कि वो अपना स्टेट कभी चेंज नहीं करता है। तो मतलब वाटर एब्जॉर्ब तो करेगा बट वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ पे उसका भी डायग्राम थोड़ा सा बनाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं वाटर वेपर को तो यहाँ पे एब्जॉर्ब किया बट उसने अपनी फिजिकल स्टेट यहाँ पे स्टेट चेंज नहीं किया। तो यहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब हुआ है बट ये वो सॉलिड स्टेट का सॉलिड स्टेट, तो इसको हम बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक। तो ये हो गया एक्चुअली हाइग्रोस्कोपिक। तो इट इज टेंडेंसी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड गेट डायनामिक इक्विलिब्रियम विद वाटर। तो वाटर के साथ यहाँ पे एक डायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है। इट कैन एब्जॉर्ब वाटर और वाटर वेपर डज नॉट फॉर्म सोल्यूशन, मतलब इसका यहाँ पे स्टेट चेंज नहीं हो जाता है बट एब्जॉर्ब वाटर वेपर। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस डू नॉट चेंज इट्स फिजिकल स्टेट ऑन एक्सपोजर टू एयर। तो यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल है, यहाँ पे देख सकते हैं NaCl जो है इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि ये हाइग्रोस्कोपिक नहीं है। बाकी यहाँ पे सबके सब क्या है, हाइग्रोस्कोपिक है। वाटर वेपर को एब्जॉर्ब तो कर लेते बट स्टेट को यहाँ पे चेंज नहीं करते, सॉल्यूशन नहीं बनाते। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आप अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक एम्स 2017 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ एलिमेंट इन ह्यूमन बॉडीज। तो बॉडी के अंदर कौन सा यहाँ पे किस एलिमेंट का परसेंटेज हमारे बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। तो 3 एलिमेंट है हमारे पास, पोटेशियम, आयरन और कॉपर। तो चलो यहाँ पे इसको देखते हैं। तो देखो अभी इस क्वेश्चन का जो रेफरेंस है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है एस ब्लॉक के अंदर बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम और पोटेशियम के अंदर हमें यहाँ पे जाएंगे। तो यहाँ पे क्या कंटेंट है देखो। तो यहाँ पे एक टिपिकल 70 kg मैन के अंदर यहाँ पे सोडियम रहेगा 90 ग्राम, पोटेशियम रहेगा 170 ग्राम, आयरन रहेगा 5 ग्राम और कॉपर यहाँ पे 0.06 ग्राम है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे कौन रहेगा देखो। तो परसेंटेज अबंडेंस जो एलिमेंट का रहेगा ह्यूमन बॉडी के अंदर, पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, आयरन और कॉपर। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है देखो। देखो सबसे ज़्यादा यहाँ पे पोटेशियम, उसके बाद यहाँ पे सोडियम ऑप्शन में नहीं है तो आयरन और उसके बाद कॉपर। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आई हैव अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट। यहाँ पे हमारे पास एक EIPMT 2002 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस फ्यूज सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इलेक्ट्रोलाइज एट 330 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम। तो यहाँ पे हम समझेंगे क्या देखो। तो ये जो कास्टर प्रोसेस है इसके अंदर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। जो मोल्टन सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका लगभग 330 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं सोडियम यहाँ पे, उसके लिए हम यहाँ पे बनाते हैं। तो इसको हम सोडियम का एक्सट्रैक्शन भी बोल सकते हैं, सोडियम का फॉर्मेशन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो होने वाला है क्या है, ऑप्शन नंबर 1 कास्टर प्रोसेस के अंदर यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का इलेक्ट्रोलिसिस होने के बाद सोडियम यहाँ पे मिल जाता है। तो आई होप अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक EIPMT 2004 एंड 2010 को पूछा गया एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, कंपाउंड ए ऑन हीटिंग गिव्स कलरलेस गैस एंड रेसिड्यू दैट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर टू ऑब्टेन B. Excess of CO2 is bubbled through aqueous solution of B. C is formed which is required in solid form. तो solid C on gently heating gives back A. तो compound A is, तो कंपाउंड ए कौन सा है यहाँ पे ऐसा पूछा। चलो यहाँ पे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सेंटेंस के थ्रू लिखेंगे। देखो अभी यहाँ पे इस तरह से ए का यहाँ पे डिकम्पोजिशन हीटिंग किया तो फिर यहाँ पे कलरलेस गैस प्लस रेसिड्यू मिल रहा है। रेसिड्यू का यहाँ पे पानी के अंदर उसको डाल दिया तो बी मिल गया। बी के अंदर हमने एक्सेस CO2 को पास किया तो यहाँ पे सॉलिड मिला सी, और इस सॉलिड को हमने हिट किया फिर से यहाँ पे ए रीजनरेट हो गया। तो चलो यहाँ पे इसको समझते हैं। तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट को यहाँ पे हम लेंगे तो यहाँ पे इसका CO2 मिलेगा, एस्केप हो जाएगा और ये रेसिड्यू रहेगा तो इसको हम रेसिड्यू बोलेंगे। तो देखो यहाँ पे इस रेसिड्यू का वाटर के अंदर डालेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। इसको हमने बी बोला है, देखो एक्वा सोल्यूशन ऑफ बी, तो यहाँ पे आपका मिल जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तीसरी रिएक्शन यहाँ पे देखो, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसके अंदर से हम CO2 पास करेंगे तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा, बाइकार्बोनेट मिलेगा। और इस बाइकार्बोनेट को हम हिट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो फिर से मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं
बाइकार्बोनेट यहाँ पे मिलेगा, बाइकार्बोनेट को यहाँ पे हिट करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे मिलेगा, तो ये रहेगा हमारा ए। तो हमें यहाँ पे ए पूछा है कि ए क्या मिलेगा, तो ये यहाँ पे रहेगा आपका क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 इज अ करेक्ट आंसर। आई हैव अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे पास एक एपीएमटी 2006 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, करेक्ट ऑर्डर ऑफ मोबिलिटी ऑफ अल्कली मेटल आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज। तो यहाँ पे मोबिलिटी पूछा है अल्कली मेटल के अंदर आयन की वाटर के अंदर ठीक है। तो यहाँ पे वाटर के अंदर यहाँ पे उसका सॉल्यूशन होता है, जितना ज्यादा सॉल्यूशन रहेगा उतना आयनिक मोबिलिटी कम रहेगी। तो चलो अभी इस कंसेप्ट को समझते हैं। अभी इस मोबिलिटी को समझने के लिए यहाँ पे उसका डिग्री ऑफ हाइड्रेशन को समझना बहुत जरूरी। तो जितना ज्यादा यहाँ पे हाइड्रेशन मतलब यहाँ पे उस आयन को कितने वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे सराउंड हो रहे हैं, यहाँ पे चिपक रहे। तो यहाँ पे हमने लिथियम प्लस को ड्रॉ किया है, ये जो डॉट डॉट ये ब्लू डॉट है इसको वाटर यहाँ पे पकड़ के चलो। तो यहाँ पे जितना यहाँ पे चार्ज ज्यादा रहेगा उतना यहाँ पे डिग्री ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा रहेगा, उतने वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा रहेगी। जितना साइज बड़ा रहेगा उतना उसका डिग्री ऑफ हाइड्रेशन कम रहेगा। तो यहाँ पे साइज छोटा होना बहुत जरूरी है यदि आप डिग्री ऑफ हाइड्रेशन को चाहते हैं। तो लिथियम वाली गैस में सबसे ज्यादा डिग्री ऑफ हाइड्रेशन होता है। उसके बाद यहाँ पे सोडियम। तो देखो यहाँ पे कैटायन का हमने डिग्री ऑफ हाइड्रेशन यहाँ पे ड्रॉ किया है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे जो डॉट 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 दिखाई दे रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे लोएस्ट डिग्री ऑफ हाइड्रेशन यहाँ पे किसका हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं सबसे बड़ा कैटायन जो है उसका लोएस्ट डिग्री ऑफ हाइड्रेशन बोलेंगे। यहाँ पे जो हाइड्रेटेड कैटायन है उसका साइज क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। तो सबसे छोटा साइज होने के कारण यहाँ पे आयनिक मोबिलिटी सबसे ज्यादा रहेगी। यहाँ पे आयनिक मोबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रेटेड कैटायन जितना यहाँ पे छोटा रहेगा उतना वहां पे उसका मोबिलिटी ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पे हाईएस्ट मोबिलिटी यहाँ पे इस नीचे वाले की रहेगी। तो ये रहेगा हाइड्रेटेड कैटायन की। यहाँ पे सबसे छोटा कैटायन हाइड्रेटेड यहाँ पे रुबिडियम रहेगा, उसके बाद पोटेशियम, सोडियम और सबसे यहाँ पे बड़ा कैटायन हाइड्रेटेड लिथियम रहेगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है, देखो रुबिडियम की आयनिक मोबिलिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद पोटेशियम, सोडियम और लिथियम। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीटली मैच हो रहा है। आप अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे पास एक एपीएमटी 2007 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रेशन एनर्जी इज हायर देन लैटिस एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा कब रहेगी, किस वाली केस में रहेगी। इसके लिए हमें सोलिबिलिटी का ट्रेंड समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो सोलिबिलिटी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कैटायन का साइज आनायन का साइज। यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है तो यहाँ पे डिफरेंस बड़ा रहेगा। कैटायन छोटा है आनायन बड़ा है, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपका आनायन छोटा है कैटायन बड़ा है, या कैटायन छोटा है आनायन बड़ा है, कोई भी यहाँ पे कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे सल्फेट एक लार्जर आनायन वाली कैटेगरी में आता है, तो ये बड़ा रहेगा ये छोटा रहेगा, तो इनमें डिफरेंस यहाँ पे बड़ा रहेगा। तो यहाँ पे साइज डिफरेंस ज्यादा रहेगा, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे सोलिबिलिटी भी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि यहाँ पे हाईएस्ट सोलिबिलिटी रहेगी। तो यहाँ पे हाईएस्ट सोलिबिलिटी रहेगी, डाउन द ग्रुप सोलिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। डाउन द ग्रुप सोलिबिलिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि दोनों भी यहाँ पे बड़े बड़े हो जाएंगे। बैरियम भी बड़ा हो जाएगा, SO4 तो पहले से बड़ा है, तो यहाँ पे बड़ा बड़ा मतलब यहाँ पे साइज डिफरेंस कम आ जाएगा। यहाँ पे साइज डिफरेंस ज्यादा है, छोटा है ये बड़ा है। तो फिर इस वाली केस में सोलिबिलिटी यहाँ पे जो होती है, सोलिबिलिटी आपको किसके प्रोपोर्शन मिलेगी। सोलिबिलिटी ज्यादा होना है इसका मतलब यहाँ पे आपको हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होना पड़ेगा। हाइड्रेशन एनर्जी यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, हाई होना पड़ेगा, और लैटिस एनर्जी को यहाँ पे कम होना पड़ेगा, तभी तो ये पॉसिबल है। लैटिस एनर्जी यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। तो इसीलिए तो यहाँ पे ज्यादा सोल्यूबल है। तो हम क्या बोलेंगे, ये जो आपका बेरिलियम हो या मैग्नीशियम हो, या यहाँ पे कोई बेरिलियम वाला ऑप्शन नहीं, तो फिर हम यहाँ पे मैग्नीशियम वाली केस में पकड़ेंगे। तो चलो अभी यहाँ पे ये वाली केस कंसिडर नहीं है, तो यहाँ पे आपका मैग्नीशियम से कहानी चालू करेंगे। तो चलो यहाँ पे हम बोलेंगे कि MgSO4 वाली केस में हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे ये जो MgSO4 है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट वाली केस में यहाँ पे सोलिबिलिटी यहाँ पे क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी इन सब में, क्योंकि बेरिलियम वाला ऑप्शन यहाँ पे है नहीं। तो फिर यहाँ पे हम सेकंड प्रायोरिटी का यहाँ पे लेंगे। तो इस वाली केस में सोलिबिलिटी ज्यादा रहेगी, इसका मतलब हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा रहेगी, लैटिस एनर्जी कम रहेगी। तो फिलहाल यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन करेक्ट आने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 1 इज अ करेक्ट आंसर। आप अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे पास एक एपीएमटी 2007 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ K2CO3 MgCO3 कैल्शियम कार्बोनेट एंड बेरिलियम कार्बोनेट। तो इसमें हमें यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट देखना है थर्मल स्टेबिलिटी किस केस में ज्यादा है। चलो अभी यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे और इसका कंसेप्ट भी यहाँ पे समझेंगे। तो इस कार्बोनेट वाली केस में क्या होता है कि जहाँ पे जितना कैटायन बड़ा रहेगा उतना उसका थर्मल स्टेबिलिटी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पे हम ऐसा बोलेंगे
तो कार्बोनेट वाले केस में यहाँ पे हम ऐसा बोलेंगे कि यहाँ पे उसका जो कैटायन रहेगा जितना बड़ा रहेगा उतना यहाँ पे उसका मेटल कार्बोनेट ज्यादा थर्मली स्टेबल रहेगा। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी या थर्मल स्टेबिलिटी बोलेंगे इसको। तो यहाँ पे देखो जैसा यहाँ पे लिखा है साइज ऑफ कैटायन बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी उसकी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो बेरिलियम का कार्बोनेट से ज्यादा स्टेबल किसका है, मैग्नीशियम का है। मैग्नीशियम से ज्यादा स्टेबल यहाँ पे कैल्शियम का है। और कैल्शियम से साइज में बड़ा कौन है, यहाँ पे देख सकते हैं कैल्शियम से साइज में बड़ा पोटेशियम है। तो यहाँ पे पोटेशियम का कार्बोनेट यहाँ पे ज्यादा मोर थर्मली स्टेबल रहेगा। तो यहाँ पे मेटल की साइज की ऑर्डर यहाँ पे हम लिखेंगे, पोटेशियम की साइज सबसे बड़ी, उसके बाद कैल्शियम की, उसके बाद मैग्नीशियम की, उसके बाद बेरिलियम की। तो ये हो गई मेटल की साइज। तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या रहेगी कार्बोनेट वाली, तो ये हो जाएगी यहाँ पे पोटेशियम कार्बोनेट, उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट और बेरिलियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी सबसे क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो फिर यहाँ पे क्या केस क्या बनेगी, यहाँ पे देखो जो फॉर्मूला है यहाँ पे इस तरह से रहेगा, इनके ऊपर 2 माइनस चार्ज है और यहाँ पे ये तीनों वाले केस में 2 प्लस है, इसके ऊपर 1 प्लस है, इसके ऊपर 2 माइनस है। तो यहाँ पे फॉर्मूले इस तरह से बने हुए। चलो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट कौन सा आएगा, देखो पोटेशियम सबसे पहला आएगा, उसके बाद यहाँ पे कैल्शियम आएगा, मैग्नीशियम आएगा। देखो पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और बेरिलियम। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीटली मैच हो रहा है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आप अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक EIPMT 2008 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, इक्वामोलर सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग वेयर प्रिपेयर्ड इन वाटर सेपरेटली, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल रिकॉर्ड हाईएस्ट pH। तो इक्वल यहाँ पे इनका सबका कॉन्सेंट्रेशन इक्वल लिया है, पानी के अंदर इसको डाला हुआ है और इसके अंदर हमें pH रिकॉर्ड करना है और सबसे ज्यादा pH कहाँ पे रहेगा ये हमें यहाँ पे समझना है। तो ज्यादा pH मतलब सॉल्यूशन अल्कलाइन होना बहुत जरूरी है यहाँ पे, मतलब pH ज्यादा होना जरूरी है, वो अल्कलाइन हो या कोई भी हो, हमें उससे वो यहाँ पे मतलब नहीं है, pH ज्यादा होना जरूरी है। चलो तो यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कहाँ पे pH ज्यादा है। तो देखो यहाँ पे ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल के यहाँ पे हालाइड, यहाँ पे क्लोराइड है। तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम। तो यहाँ पे मेटल की साइज यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे साइज ऑफ मेटल इंक्रीजेस। तो मेटल की साइज बढ़ेगी तो क्या रहेगा आपका, यहाँ पे आपका बेसिक, यहाँ पे जो जितना ज्यादा मेटेलिक रहेगा उतना वो ज्यादा बेसिक रहेगा। तो यहाँ पे फिलहाल हम बात करेंगे, तो यहाँ पे हम बात करेंगे जितना ज्यादा यहाँ पे मेटल ज्यादा रहेगा उतना उसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा रहेगा। तो फिलहाल यहाँ पे हम ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो आपका सॉल्ट है यहाँ पे बैरियम का आपका क्या है, आपके पास बैरियम हाइड्रोक्साइड है कि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है और इसका यहाँ पे जो एसिड है यहाँ पे HCl, ये एक भी आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। फिलहाल ऊपर वाली केस में हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे वीक क्या है, एक बेस है और स्ट्रॉन्ग हमारे पास यहाँ पे क्या है, एसिड है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, तो इसका यहाँ पे जो सॉल्यूशन रहेगा, ये जो सॉल्ट, इनका यहाँ पे आपका क्या रहेगा, हम ऐसा बोल सकते हैं कि इनका यहाँ पे pH जो रहेगा यहाँ पे लेच pH रहेगा और यहाँ पे जो सॉल्यूशन रहेगा इसका pH क्या रहेगा, ज्यादा। तो यहाँ पे pH की ऑर्डर यहाँ पे किस तरह से रहेगी, देखो बैरियम क्लोराइड वाले केस में pH आपका ज्यादा रहेगा और मैग्नीशियम क्लोराइड वाले केस में pH आपका क्या रहेगा, कम रहेगा। तो जितना ज्यादा मेटेलिक रहेगा उतना उसका pH ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पे हमें हाईएस्ट pH पूछा है, तो बैरियम क्लोराइड वाली केस में आपको pH सबसे ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आप अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक EIPMT 2008 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, सीक्वेंस ऑफ आयनिक मोबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन इज। तो आयनिक मोबिलिटी इस सॉल्यूशन के अंदर किस आयन की सबसे ज्यादा रहेगी ये यहाँ पे हमें समझना है। तो चलो यहाँ पे पहले तो आयंस को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद आयनिक मोबिलिटी की तरफ जाएंगे। तो देखो यहाँ पे हमने ग्रुप 1 के मतलब अल्कली मेटल के यहाँ पे हमने आयंस को ड्रॉ किया हुआ है। यदि हम इसको पानी में डालेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखेगा। तो देखो पानी के अंदर जाते ही यहाँ पे एक्वस मीडियम के अंदर ऐसे यहाँ पे मूव करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रेशन होने वाला है, मतलब नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इस कैटायन के अराउंड सराउंड में यहाँ पे बाजू में जमा होने वाले हैं। और फिर यहाँ पे कुछ इस तरह से देखेगा, देखो डिग्री ऑफ हाइड्रेशन मतलब नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल उसके अंदर अराउंड में सराउंड होने वाले हैं। तो डिग्री ऑफ हाइड्रेशन यहाँ पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा सराउंड हो जाएंगे, जितना उसका साइज कम हो जाएगा उतना उसके वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पे बाजू में सराउंड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिथियम सबसे छोटा है, देखो 4 तो सबके ऊपर +1 है, तो ये हो गया आपका कांस्टेंट। बट साइज वाली केस में बात करेंगे तो लिथियम की साइज सबसे छोटे रहेगी, तो डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा, तो डिग्री ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा रहेगा। तो लिथियम वाली केस में आपको डिग्री ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा मिलेगा। तो अभी देखो लिथियम और यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे सोडियम के साथ।
तो यहाँ पे डाउन द ग्रुप यहाँ पे हम कोई भी कंपेयर कर सकते हैं। तो लिथियम के सराउंडिंग में ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे जो डॉट डॉट दिखा है वो वाटर मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे जो है H2O मॉलिक्यूल है, यहाँ पे जो भी डॉट है ये आपके यहाँ पे क्या है H2O मॉलिक्यूल है। तो लिथियम वाली केस में ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल सराउंड हो रहे हैं। तो यहाँ पे जहां पे लिथियम मूव करेगा वहां पे ये वाटर मॉलिक्यूल भी मूव करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो है हाइड्रेटेड लिथियम जब भी मूव करेगा तो थोड़ा सा स्लोली मूव करेगा, क्योंकि वाटर का नंबर भी यहाँ पे तो ज्यादा है। तो फिर यहाँ पे आपका डिग्री ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होने के कारण उसका यहाँ पे मोबिलिटी क्या रहेगा, आयनिक मोबिलिटी यहाँ पे कम रहेगा। तो फिलहाल यहाँ पे डाउन द ग्रुप हम कैटायन की साइज बड़ी तो बोल रहे हैं, बट डिग्री ऑफ हाइड्रेशन कम होने के कारण सराउंडिंग वाटर मॉलिक्यूल का नंबर कम हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे उसका मोबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, क्योंकि वाटर का नंबर कम हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे ओवरऑल साइज यहाँ पे कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो डाउन द ग्रुप यहाँ पे डिग्री ऑफ हाइड्रेशन कम होने के कारण उसका यहाँ पे जो हाइड्रेटेड जो कैटायन है वो यहाँ पे उसका साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे तो यहाँ पे देखो डाउन द ग्रुप डिग्री ऑफ हाइड्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। तो हाइड्रेटेड कैटायन की साइज यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो हाइड्रेशन यहाँ पे कम हो जाएगा, वाटर की मॉलिक्यूल कम हो जाएगा, तो हाइड्रेटेड कैटायन की साइज कम हो जाएगी, तो उसकी आयनिक मोबिलिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा आयनिक मोबिलिटी किसकी रहेगी, तो देखो यहाँ पे हाइड्रेटेड कैटायन की मैं यहाँ पे आयनिक मोबिलिटी यहाँ पे कुछ तरह से यहाँ पे रहेगी सीजियम प्लस की सबसे ज्यादा रहेगी, उसके बाद यहाँ पे आरबी रुबिडियम की रहेगी, उसके बाद पोटेशियम की रहेगी और उसके बाद यहाँ पे सोडियम की रहेगी। तो कौन से ऑप्शन के अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो रुबिडियम, सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 के अंदर यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज अ करेक्ट आंसर। ऐप अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन। थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक KPMT 2008 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, अल्कली मेटल्स जो है वो यहाँ पे एक सॉल्ट बना रहे हैं, सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स बना रहे हैं। डायरेक्ट सिंथेसिस हो रहा है एट एलिवेटेड टेम्परेचर पे, और उनकी थर्मल स्टेबिलिटी यहाँ पे पूछा है कि जो यहाँ पे हाइड्राइड है डिक्रीजिंग मैनर में यहाँ पे आपको उनकी स्टेबिलिटी पूछा है, थर्मल स्टेबिलिटी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या समझेंगे, तो ये जो अल्कली मेटल के हाइड्राइड है, तो अल्कली मेटल के हाइड्रोजन के साथ एलिवेटेड टेम्परेचर पे मेटल हाइड्राइड बनेगा कि जो एक आयनिक नेचर का रहेगा, सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर रहेगा। तो यहाँ पे हमने वो ड्रॉ किया है, देखो लिथियम का हाइड्राइड से यहाँ पे सीजियम के हाइड्राइड तक टॉप टू बॉटम का ट्रेंड यहाँ पे लिखा है। डाउन द ग्रुप यहाँ पे क्या हो जाएगी, मेटल की साइज इंक्रीज हो जाएगी। तो मेटल की साइज इंक्रीज हो जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेटल टू हाइड्रोजन ये डिस्टेंस बढ़ेगा तो यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, उसको टूटने के लिए कम एनर्जी लगेगी। तो टूटने के लिए यदि कम एनर्जी लगेगी तो इसका मतलब है डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एमएच बॉन्ड डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, देन उसका जो टूटने का जो है स्ट्रेंथ जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घटेगा। तो थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, घटेगी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे थर्मल स्टेबिलिटी जो है लिथियम हाइड्राइड की सबसे ज़्यादा रहेगी, उसके बाद सोडियम, उसके बाद KH, उसके बाद RBH, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे थर्मल स्टेबिलिटी घटती जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखो लिथियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन। थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक KPMT 2009 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, इन द केस ऑफ अल्कली मेटल कोहलन कैरेक्टर डिक्रीजेस इन ऑर्डर। तो कोहलन कैरेक्टर यहाँ पे डिक्रीज कहाँ पे हो रहा है, अल्कली मेटल के अंदर यहाँ पे हाइलाइट दिए हुए। तो चलो अभी यहाँ पे कोहलन कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर दोनों भी यहाँ पे समझेंगे। तो देखो यहाँ पे कोहलन कैरेक्टर यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे साइज को अनायन के साइज जितना बड़ा रहेगा अनायन उतना कोहलन कैरेक्टर ज्यादा रहेगा, और जितना कैटायन छोटा रहेगा उतना यहाँ पे कोहलन कैरेक्टर ज्यादा रहेगा। तो ये हो गया आपका कोहलन कैरेक्टर। आयनिक कैरेक्टर यहाँ पे क्या रहेगा, साइज कैटायन का बड़ा रहेगा तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा रहेगा, और अनायन है तो फिर उसके लिए साइज छोटा रहेगा तो फिर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा रहेगा। तो दोनों भी यहाँ पे जो ट्रेंड है वो यहाँ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, कोहलन कैरेक्टर आयनिक कैरेक्टर के। चलो अभी यहाँ पे अल्कली मेटल है हमारे पास, तो यहाँ पे M जो है मेटल साइज, यहाँ पे सब केस में यहाँ पे एक ही M लेना है, कोई भी एक M पकड़ के चलो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कोई भी एक M पकड़ के चलो। खाली यहाँ पे चेंज हो रहा है आपका अनायन। तो अनायन वाली केस में यहाँ पे हम समझेंगे क्या है कि साइज ऑफ अनायन यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा कोहलन कैरेक्टर को। तो क्या केस रहेगी, देखो तो यहाँ पे देख सकते हैं मेटल यहाँ पे कांस्टेंट पकड़ के चलो, तो डाउन द ग्रुप यहाँ पे खाली आपका अनायन यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो अनायन यहाँ पे जैसे जैसे नीचे जाएगा उसका साइज यहाँ पे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे डाउन द ग्रुप अनायन क्या हो जाएगा, आपका साइज इंक्रीज हो जाएगा। लार्जर अनायन रहेगा, इसका मतलब लार्जर उसका पोलराइजेशन रहेगा, वो जल्दी बेंड हो जाएगा, ज्यादा बेंड हो जाएगा। तो जितना ज्यादा वो बेंड हो जाएगा उतना उसके अंदर कोहलन कैरेक्टर ज्यादा आएगा। तो फिलहाल यहाँ पे हमारा जो कोहलन कैरेक्टर सबसे ज्यादा
फिलहाल यहाँ पे ऑर्डर हमें डिक्रीजेस लिखना है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे कहाँ पे हमें वो लिखना पड़ेगा। तो इस वाले केस में हम देख सकते हैं हाईएस्ट कॉलम कैरेक्टर यहाँ पे एम आई के अंदर रहेगा और लोएस्ट कॉलम कैरेक्टर यहाँ पे एम एफ के अंदर रहेगा। तो फिलहाल यहाँ पे हमें हाई टू लो जाना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है इसलिए यहाँ पे हम हाई टू लो बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो एम आई, एम बी आर, एम सी एल, एम एफ, तो यहाँ पे ऑप्शन जो हमारा यहाँ पे आने वाला है करेक्ट ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आई अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे पास एक ईआईपीएमटी 2009 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज नॉट एक्सपेक्टेड टू रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कौन सा ऐसा यहाँ पे ऑक्साइड है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यहाँ पे रिएक्ट नहीं करेगा। तो चलो अभी यहाँ पे समझते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, तो यहाँ पे NaOH एक बेस है, तो इसके साथ यहाँ पे जो रिएक्ट होने वाली जो स्पीसीज है या तो एसिड होना चाहिए, तो एसिड बेस यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी आपकी न्यूट्रलाइजेशन की साल्ट की तरफ यहाँ पे रिएक्शन जाएगी। तो अभी यहाँ पे देखो कि इस NaOH के साथ आपका कैल्शियम ऑक्साइड ये जो बेसिक नेचर का है, सिलिकॉन ऑक्साइड ये एसिडिक नेचर का है, तो यहाँ पे सिलिकॉन ऑक्साइड यहाँ पे रिएक्ट हो सकता है क्योंकि वो एसिड है। उसके बाद यहाँ पे बेरिलियम ऑक्साइड भी यहाँ पे एक आपका एम्फोटेरिक है, तो एम्फोटेरिक नेचर मतलब वो एसिड एज वेल एज बेस दोनों भी प्रॉपर्टी यहाँ पे दिखा सकता है अकॉर्डिंग टू सामने वाला यहाँ पे बेस है, तो खुद एक एसिड का काम करेगा। NaOH के साथ यहाँ पे जो बेरिलियम ऑक्साइड है वो एक एसिड का काम करेगा। चलो ये हो गया एसिड। और ये जो आपका है बेरिलियम का जो ट्राइऑक्साइड है B2O3, ये भी आपका एक एसिड है। तो खाली यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड ये जो है बेस है, तो बेस के साथ यहाँ पे बेस की रिएक्शन नहीं होगी, तो NaOH की यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होने वाली नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पे हमारा जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आई अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे पास एक ईआईपीएमटी 2010 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज पैरोक्साइड। कौन सा ऐसा कंपाउंड है कि जो यहाँ पे पैरोक्साइड है। तो चलो यहाँ पे पैरोक्साइड को समझते हैं। तो ये पैरोक्साइड ये जो होता है इसके अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है। यहाँ पे जो भी पैरोक्साइड यहाँ पे मेटल पैरोक्साइड है, तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट पैरोक्साइड के अंदर ऑक्सीजन की होती है। तो इस तरह से यहाँ पे ऑक्सीजन के बीच एक सिंगल बॉन्ड होता है और एक हर एक ऑक्सीजन के ऊपर एक माइनस माइनस चार्ज यहाँ पे होता है। तो दोनों ऑक्सीजन को मिला के 2 माइनस होता है, मतलब पर ऑक्सीजन यहाँ पे एक माइनस आएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो यहाँ पे एवरेज जो चार्ज है वो यहाँ पे हमें लिखना पड़ता है -2 डिवाइड बाई यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम है, तो -2 डिवाइड बाई 2 मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे हो जाएगा -1। तो दिस -1 यहाँ पे किसके अंदर है वो यहाँ पे हमें देखना है। तो चलो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या है, देखो सुपर ऑक्साइड है। तो ये जो KO2 है उसके अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हम देखेंगे तो -1/2 है, सुपर ऑक्साइड के अंदर यहाँ पे ये मिलेगा। तो ये हो गया सुपर ऑक्साइड। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे देखो क्या है, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे बैरियम पेरोक्साइड है, तो यहाँ पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये रहेगा हमारा यहाँ पे पेरोक्साइड। थर्ड ऑप्शन में यहाँ पे देखेंगे MnO2 जो है, तो लास्ट वाले MnO2 और NO2 जो है यहाँ पे नॉर्मल ऑक्साइड है, उनके अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो -2 है। तो फिलहाल यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन आने वाला है, ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं बैरियम यहाँ पे पेरोक्साइड, ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे एक पेरोक्साइड का ऑप्शन है। आप अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे पास एक ईआईपीएमटी 2010 का एक क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट हैज हाइड्रेशन एंथैल्पी हायर देन लैटिस एंथैल्पी। तो कौन सा यहाँ पे अल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट है कि जिसका हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा है। चलो अभी यहाँ पे दोनों एनर्जी को यहाँ पे हम समझेंगे। देखो भी यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी का फिलहाल फॉर्मूला दोनों का सेम है। यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी यहाँ पे चार्ज को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो लैटिस एनर्जी भी वही होता है। हाइड्रेशन एनर्जी साइज को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो लैटिस एनर्जी भी साइज को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बट कंपैरिजन मतलब एक स्पीसीज के लिए हाइड्रेशन एनर्जी किसी के लिए ज्यादा रहेगी और किसी के लिए कम रहेगी, बट जो ट्रेंड रहेगा टॉप टू बॉटम का वो यहाँ पे आपका सेम रहेगा। बट हमें उन दोनों में देखना है कि कहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी कॉम्पिटिट कर रही है लैटिस एनर्जी को और कहाँ पे लैटिस एनर्जी कॉम्पिटिट कर रही है हाइड्रेशन एनर्जी को। ठीक है, तो चलो अभी यहाँ पे हम समझेंगे। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, जो कैटायन आनायन का साइज का डिफरेंस यहाँ पे बढ़ जाता है तो सोलिबिलिटी यहाँ पे क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे। देखो तो यहाँ पे जो सल्फेट है वो एक लार्जर साइज का आनायन की कैटेगरी में आता है। तो फिलहाल यहाँ पे हम अल्कलाइन अर्थ मेटल को यदि हम ड्रॉ करें तो यहाँ पे देख सकते हैं बेरिलियम की साइज छोटी है, SO4 की साइज बड़ी है। तो यहाँ पे कैटायन टू आनायन यहाँ पे जो रेशो है, मतलब यहाँ पे जो डिफरेंस है, किसका साइज का डिफरेंस यहाँ पे सबसे ज्यादा रहेगा। और जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे कैटायन की साइज बड़ी होती जाएगी। तो यहाँ पे ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, तो दोनों बड़े रहेंगे तो डिफरेंस कम हो जाएगा, साइज का डिफरेंस। तो लास्ट वाला जो है यहाँ पे साइज डिफरेंस क्या रहेगा, कम रहेगा।
तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, लो सोलिबिलिटी रहेगी। यहाँ पे साइज डिफरेंस क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पे ऊपर BeSO4 वाली केस में यहाँ पे सोलिबिलिटी कैसे रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो सोलिबिलिटी ज्यादा रहेगी, इसका मतलब यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रेशन जो एनर्जी यहाँ पे बेरिलियम प्लस वाली केस में, बेरिलियम प्लस प्लस वाली केस में ज्यादा होती है। तो इस वाली केस में हम क्या बोलेंगे, ये जो है BeSO4, इस केस में हाइड्रेशन एनर्जी यहाँ पे ज्यादा रहेगी। यहाँ पे क्या समझेंगे, BeSO4 की सोलिबिलिटी ज्यादा है, इसका मतलब उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है। तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होने से यहाँ पे सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि लैटिस एनर्जी यदि ज्यादा रहेगी तो उस केस में सोलिबिलिटी घटेगी। बात समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे लैटिस एनर्जी यहाँ पे ज्यादा है, बट उससे भी ज्यादा यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी को कॉम्पिटिट कर रही है, तो यहाँ पे बीट कर रही है, मतलब हाइड्रेशन एनर्जी यहाँ पे आपकी लैटिस एनर्जी से ज्यादा रहेगी BeSO4 वाली, या पे BeSO4 वाली केस में हम बोलेंगे। तो ये जो रहेगा हमारा यहाँ पे BeSO4 वाली केस में हमारी हाइड्रेशन एनर्जी यहाँ पे लैटिस एनर्जी को क्या करेगी, ओवरकम करेगी, इसलिए इसकी सोलिबिलिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो फिलहाल यहाँ पे हमें वही पूछा है कि हाइड्रेशन एनर्जी कहाँ पे ज्यादा है, लैटिस एनर्जी। तो इस वाली केस में हमारी क्या रहेगी, हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा रहेगी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। आप अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू, वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक EIPMT 2010 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, प्रॉपर्टी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल दैट इंक्रीजेस विद देयर एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, उसके साथ यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो वो प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी, एटॉमिक नंबर घटेगा तो वो प्रॉपर्टी भी घटेगी। तो यहाँ पे अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये मतलब यहाँ पे ग्रुप 2 के एलिमेंट के बारे में बोल रहे हैं। तो देखो अभी यहाँ पे दो ऑप्शन यहाँ पे क्लियर करेंगे। पहले तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड वाली केस, और दूसरी यहाँ पे देख सकते हैं सल्फेट वाली केस। तो हाइड्रोक्साइड ये एक छोटा साइज का आनायन है, और सल्फेट ये जो है आपका बड़ा साइज का आनायन है। तो साइज डिफरेंस यहाँ पे बढ़ेगा तो सोलिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो कैटायन टू आनायन यहाँ पे साइज जितना जितना बढ़ेगा उतना उसका यहाँ पे सोलिबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं छोटा है, ये भी छोटा है, तो इनमें साइज डिफरेंस कम रहेगा। जैसे जैसे यहाँ पे नीचे आएंगे छोटा छोटा ही रहेगा, बट ये बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे साइज डिफरेंस बड़ा रहेगा। तो इस केस में हम बोलेंगे साइज डिफरेंस ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पे साइज डिफरेंस ज्यादा रहेगा तो सोलिबिलिटी भी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो डाउन द ग्रुप सोलिबिलिटी इंक्रीजेस, ऐसा यहाँ पे हम बोलेंगे। हाइड्रोक्साइड वाली केस में हम बोलेंगे डाउन द ग्रुप सोलिबिलिटी इंक्रीजेस। तो यहाँ पे देखो सोलिबिलिटी ऑफ देयर हाइड्रोक्साइड इन वाटर यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे एटॉमिक नंबर, यहाँ पे देखो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप, और सोलिबिलिटी भी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे कंप्लीटली मैच हो रहा है। बाकी यहाँ पे हम देखेंगे सल्फेट वाली केस में हम देखेंगे, तो सल्फेट तो बड़ा है और ये बेरिलियम छोटा है, तो बड़ा और छोटा इनमें साइज डिफरेंस बड़ा रहेगा। जैसे जैसे नीचे जाएगा तो बड़ा ही रहेगा SO4 माइनस, बट बे यहाँ पे बड़ा है तो ये दोनों बड़े रहेंगे, तो यहाँ पे साइज डिफरेंस यहाँ पे जो रहेगा वो कम रहेगा। तो इस केस में हम बोलेंगे लो सोलिबिलिटी। तो डाउन द ग्रुप सोलिबिलिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, सल्फेट वाली केस में डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो सोलिबिलिटी ऑफ देयर सल्फेट इन वाटर, तो ये तो इंक्रीज नहीं हो रही है, बिल्कुल भी यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा विथ एटॉमिक नंबर, क्योंकि यहाँ पे उसका साइज बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है वो जल्दी निकल जाएगा। तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगी। तो और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे देख सकते हैं कि डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, तो हम बोलेंगे क्या, तो यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट, यहाँ पे एटॉमिक नंबर यहाँ पे अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ इंक्रीज होने से सोलिबिलिटी हाइड्रोक्साइड वाली केस में देख सकते हैं इंक्रीज हो रही है, सल्फेट वाली केस में डिक्रीज हो रही है। तो बाकी यहाँ पे कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू, वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक EIPMT 2011 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट एज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट इन ब्लीचिंग पाउडर फॉर द ब्लीचिंग एक्शन। तो ब्लीचिंग पाउडर के अंदर जो ब्लीचिंग एक्शन यहाँ पे जो करता है उसके अंदर का मेन इंग्रेडिएंट कौन सा है, ऐसा यहाँ पे पूछा गया है। तो चलो अभी यहाँ पे इसको समझते हैं। देखो अभी इस क्वेश्चन का जो रेफरेंस है वो यहाँ पे NCERT के अंदर का एस ब्लॉक जो टॉपिक है क्लास 11 का, तो उसके अंदर सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम के अंदर हम जाएंगे। तो यहाँ पे मिल्क ऑफ लाइम मतलब यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन क्लोरीन गैस के साथ यहाँ पे हो जाती है, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, हाइपोक्लोरेट बन जाता है। तो ये हाइपोक्लोरेट एक आपका मेन कंस्टिट्यूएंट है ब्लीचिंग पाउडर का। तो यहाँ पे हम पूरा रिएक्शन हम समझेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्लोरीन गैस के साथ यहाँ पे रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे सॉल्ट मिल रहा है कैल्शियम क्लोराइड,
और ये हो गया आपका क्या, हाइपोक्लोरेट, मतलब इसको ब्लीचिंग पाउडर बोला जाता है। तो यहाँ पे हमें वही पूछा है कि एक्टिव इंग्रेडिएंट यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर के अंदर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 जो है यहाँ पे CaO ब्रैकेट के अंदर है OCl ट्वाइस, तो यहाँ पे ये आपका मेन इंग्रेडिएंट है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। आप अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे पास एक EIPMT 2011 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, कौन सा ऐसा कंपाउंड है कि जिसके अंदर मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है। तो फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल का कैल्शियम है और इसके यहाँ पे हालाइड्स दिए हुए, तो कांस्टेंट यहाँ पे आपका मेटल है, ओनली आपको देखना यहाँ पे हालाइड से। तो आपको हालाइड वाली केस में यहाँ पे एक बात समझना होगा, तो यहाँ पे देखो कैल्शियम की हालाइड है, मेल्टिंग पॉइंट किसको प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ पे लैटिस एनर्जी को, जितना ज्यादा लैटिस एनर्जी रहेगा उतना उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो फिलहाल यहाँ पे समझना ये है कि यहाँ पे कोहलन कैरेक्टर आयनिक कैरेक्टर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ पे लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इसका मतलब क्या रहेगा, यहाँ पे हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि आयनिक कैरेक्टर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो कोहलन कैरेक्टर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो चलो यहाँ पे कोहलन कैरेक्टर ज्यादा रहेगा तो मेल्टिंग पॉइंट कम रहेगा। तो चलो यहाँ पे कोहलन कैरेक्टर किसके अंदर ज्यादा है देखते हैं। तो यहाँ पे ओनली हमें अनायन वाली केस देखना है क्योंकि कैटायन सब वाली केस में सेम है, तो साइज यहाँ पे बड़ा है, इसका मतलब यहाँ पे कोहलन कैरेक्टर भी ज्यादा रहेगा। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे कोहलन कैरेक्टर रहेगा। देखो तो देखो यहाँ पे कैल्शियम आयोडाइड जो है इसके अंदर कोहलन कैरेक्टर सबसे ज्यादा रहेगा, और जैसे जैसे यहाँ पे आप फ्लोरीन की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कोहलन कैरेक्टर कम हो जाएगा। तो यहाँ पे कोहलन कैरेक्टर जितना ज्यादा उतना उसका मेल्टिंग पॉइंट कम रहेगा, तो यहाँ पे इसका लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट रहेगा। कोहलन कंपाउंड का यहाँ पे जो है मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, मोर वोलेटाइल होते हैं। तो यहाँ पे हमें लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट पूछा है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कैल्शियम आयोडाइड का यहाँ पे क्या रहेगा, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट रहेगा। आई अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे पास एक EIPMT 2011 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 फॉर द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन अबव। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट 1 के अंदर यहाँ पे हमें दिया है कुछ यहाँ पे कंपाउंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, इप्सोमाइट, कैसेट्राइट, जिप्सम, और लिस्ट 2 के अंदर यहाँ पे उनके फॉर्मूले दिए, तो इनको मैच करना है हमें। तो चलो यहाँ पे हर एक का फॉर्मूला यहाँ पे हम देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला यहाँ पे CaSO4.HAPS2, तो कहाँ पे मैच हो रहा है, तो यहाँ पे आपका मैच हो रहा है। देखो तो A के लिए मैच हो गया आपका सेकंड। उसके बाद यहाँ पे एप्सोमाइट का फॉर्मूला यहाँ पे जो मैच हो रहा है MgSO4.7H2, तो 3, तो B के लिए यहाँ पे 3 रहेगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कैसे राइट का जो फॉर्मूला है यहाँ पे मैच हो रहा है MgSO4 यहाँ पे .H2, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, 4 वाला ऑप्शन यहाँ पे मैच हो रहा है, तो C के लिए रहेगा 4। उसके बाद यहाँ पे देख तो जिप्सम के लिए यहाँ पे फॉर्मूला मैच हो जाएगा CaSO4.2H2, तो यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे मैच हो जाएगा। तो ऐसा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच हो रहा है, देखो A के लिए यहाँ पे सेकंड, A की ऑप्शन के अंदर है। उसके बाद B के लिए थर्ड, C के लिए फोर्थ, D के लिए फर्स्ट, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। आप अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे पास एक EIPMT 2012 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द अल्कली मेटल फॉर्म ओनली द नॉर्मल ऑक्साइड्स M2O ऑन हीटिंग इन एयर। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा अल्कली मेटल है कि जिसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने के बाद नॉर्मल ऑक्साइड मिल रहा है। नॉर्मल ऑक्साइड इसका मतलब यहाँ पे ऑक्साइड मतलब -2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे ऑक्सीजन की होना बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पे नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, तो यहाँ पे लिथियम ऑक्साइड के अंदर यहाँ पे नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मिलेगी -2। बाकी यहाँ पे सोडियम का पेरोक्साइड यहाँ पे देखेंगे, पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड देखेंगे। पोटेशियम के बाद जो भी लार्जर साइज के यहाँ पे कैटायन है, जैसे कि पोटेशियम हो गया, रोबेडियम हो गया, सीजियम हो गया, लार्ज साइज है इनकी, तो यहाँ पे आपको सुपर ऑक्साइड मिलेगी। और सुपर ऑक्साइड में कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, -1/2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो हमें यहाँ पे सिंपली पूछा है M2O, मतलब यहाँ पे मेटल का ऑक्साइड चाहिए, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पे एक ही केस में आपको मिलता है, लिथियम वाली केस में, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, तो लिथियम हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे पास एक EIPMT 2012 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, द इज ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रेटेड अल्कली मेटल आयन ऑन द आयन एक्सचेंज रेसिन फॉलो द ऑर्डर। तो यहाँ पे सिंपली समझना क्या है कि हाइड्रेटेड अल्कली मेटल किसका हाइड्रेशन ज्यादा होता है, किसका यहाँ पे वाटर अट्रैक्ट करने का पावर किस कैटायन का ज्यादा होता है, कि जो आयन एक्सचेंज रेसिंग के अंदर इसको हम यूज करते हैं। और इसका फिलहाल ऑर्डर समझना है,
जो ऑर्डर यहाँ पे हाइड्रेशन की आएगी वही यहाँ पे आपका आयन एक्सचेंज के अंदर यहाँ पे ऑर्डर है। तो फिलहाल यहाँ पे हम समझेंगे ओनली हाइड्रेशन की पावर सबसे ज्यादा कहाँ पे रहेगी, तो उसके लिए यहाँ पे एक ट्रेंड है। तो ये जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन वाला जो यहाँ पे है तो वो 4 डेंसिटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और फिलहाल 4 डेंसिटी जो होता है यहाँ पे चार्ज ऑफ कैटायन और डिवाइड बाय यहाँ पे साइज ऑफ कैटायन। तो यहाँ पे सिंपली समझना है चार्ज ऑफ कैटायन सबके ऊपर प्लस चार्ज है, एक चार्ज है, तो फिर यहाँ पे इनवर्स यहाँ पे देखना पड़ेगा साइज ऑफ कैटायन। तो सबसे छोटा यहाँ पे कौन है उसका 4 डेंसिटी ज्यादा रहेगा। तो फिलहाल यहाँ पे सबसे पहले आएगा लिथियम, यहाँ पे हाइड्रेशन एंथैल्पी 4 डेंसिटी का यहाँ पे ऑर्डर इस तरह से रहेगा। लिथियम प्लस का सबसे ज्यादा रहेगा, उसके बाद सोडियम का रहेगा, पोटेशियम का, रुबिडियम का, सीजियम का। तो ये ऑप्शन कहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो लिथियम सबसे पहला, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद रुबिडियम। तो ऑप्शन नंबर 2 के अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो तो इंक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पे। तो फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। आई हैव अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक नीट 2013 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, इन कास्टर कैलनार सेल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की जो प्रोसेस है उसको हम यहाँ पे कास्टर कैलनार सेल के अंदर करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक सही स्टेटमेंट कौन सा है वो आइडेंटिफाई यहाँ पे करना है। तो पहला स्टेटमेंट है ब्राइन इज इलेक्ट्रोलाइज यूजिंग ग्राफाइड इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे कास्टर कैलनार के अंदर कैथोड जो होता है वो होता है आपका मरकुरी का इलेक्ट्रोड, और जो एनोड होता है तो एनोड पे कोई भी इनर्ट इलेक्ट्रोड यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, बट कैथोड वाला जो पार्ट है वो आपका मरकुरी यहाँ पे होना बहुत जरूरी है। तो चलो यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग आ रहा है, क्योंकि ब्राइन इलेक्ट्रोलाइज बाय यूजिंग ग्राफाइड इलेक्ट्रोड। दोनों रॉड ग्राफाइड बिल्कुल भी नहीं होते, तो एक रॉड यहाँ पे ग्राफाइड बोल सकते हैं, एक रॉड आपको मरकुरी का बिल्कुल लेना पड़ेगा। तो देखो अभी यहाँ पे कैथोड पे यहाँ पे जो कैथोड रॉड होता है वो मरकुरी का होता है, यहाँ पे रिडक्शन होता है, सोडियम प्लस का यहाँ पे प्रेफरेंस ज्यादा होता है रादर देन यहाँ पे H प्लस। तो वैसे तो H प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, बट मरकुरी को जो एफिनिटी होती है वो किसकी ज्यादा होती है, सोडियम की होती है। तो इसलिए यहाँ पे प्रेफरेंस यहाँ पे सोडियम का होता है, इसलिए सोडियम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो फिर यहाँ पे सोडियम मरकुरी के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, तो सोडियम और मरकुरी का यहाँ पे आपका क्या बनेगा, सोडियम अमाल्गम बनेगा। ये रहेगी रिडक्शन वाली रिएक्शन। और एनोड के ऊपर यहाँ पे Cl माइनस का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्लोरीन गैस लिबरेट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा। ये लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन हुआ है। तो ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पे कुछ इस तरह से रहेगी, देखो तो यहाँ पे देख सकते हैं NaCl जो एक्वस के अंदर लिया हुआ है, इसमें से Na वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे मरकुरी के ऊपर गया है, और बचा हुआ यहाँ पे Cl जो पार्ट है यहाँ पे Cl2 के अंदर गया है। तो इसको हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से मिलेगा, देखो यहाँ पे। तो आपका यहाँ पे ये जो पार्ट मिल रहा है यहाँ पे मिल रहा है आपका क्या, सोडियम अमाल्गम और क्लोरीन गैस। और यहाँ पे इस सोडियम अमाल्गम को क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसको डीप करेंगे वाटर के अंदर। तो यहाँ पे देखो सोडियम अमाल्गम को पानी के साथ यहाँ पे रिएक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, और मरकुरी और H2 गैस यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2 गैस से तो यहाँ पे लिबरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे समझना क्या है कि इस मेथड से हम प्योर NaOH यहाँ पे बना सकते हैं, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट हो गया। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, देखो सोडियम अमाल्गम इज फॉर्म एट मरकुरी कैथोड। तो बिल्कुल भी सही, यहाँ पे देख सकते हैं कैथोड जो है वो मरकुरी वाला इलेक्ट्रोड है, तो ये बात यहाँ पे सही हो जाएगी। बाकी यहाँ पे देखो मोल्टेन तो यहाँ पे बिल्कुल यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हम लेते हैं, तो मोल्टन तो बिल्कुल नहीं, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड, फोर्थ, ब्राइन इज इलेक्ट्रोलाइज विथ पिटी इलेक्ट्रोड। ब्राइन यहाँ पे पिटी इलेक्ट्रोड लेके नहीं है, मरकुरी इलेक्ट्रोड को लेके, तो फोर्थ भी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे थर्ड जो ऑप्शन है यहाँ पे हमारा कंप्लीटली मैच हो रहा है। फिलहाल इसको कंप्लीटली एनसीईआरटी के अंदर देके रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं इसका रेफरेंस जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर देख सकते हैं। फिलहाल ये जो सेल है बहुत फेमस है, कास्टर कैलनार फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने किस तरह से बनाया। आप अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक EIPMT 2015 के अंदर पूछा गया एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, सोलिबिलिटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट इन वाटर डिक्रीजेस इन सीक्वेंस। तो सोलिबिलिटी को समझना है, अल्कलाइन अर्थ मेटल के सल्फेट पानी के अंदर इसको डाला हुआ है, तो सोलिबिलिटी को यहाँ पे हमें समझना है। तो यहाँ पे समझना है एक सोलिबिलिटी यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैटिस एनर्जी को। जितना लैटिस एनर्जी ज्यादा रहेगा उतना उसका सोलिबिलिटी कम रहेगा, और जितना हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा रहेगा उतना सोलिबिलिटी ज्यादा रहेगा। तो फिलहाल यहाँ पे साइज डिफरेंस के ऊपर भी यहाँ पे हम सोलिबिलिटी को समझ सकते हैं। कैटायन आपका बड़ा है, आनायन आपका छोटा है, तो सोलिबिलिटी ज्यादा रहेगी, या आपका आनायन बड़ा है, कैटायन छोटा है, तो सोलिबिलिटी ज्यादा रहेगी। साइज डिफरेंस बड़ा होना बहुत जरूरी है।
तो कोई तो एक बहुत बड़ा है, कोई तो एक बहुत छोटा है। तो यहाँ पे कुछ हमने स्मॉलर अनायन लिखे हुए और यहाँ पे कुछ लार्जर अनायन लिखे। लार्जर अनायन के अंदर आपका आएगा कार्बोनेट, आपका आएगा सल्फेट और नाइट्रेट आएगा। तो यहाँ पे इनका यहाँ पे साइज डिफरेंस हम कंपेयर करेंगे। देखो तो यहाँ पे हमने कुछ हाइड्रोक्साइड ड्रॉ किए ग्रुप 2 के, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड से बैरियम हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड वाले केस में हाइड्रोक्साइड एक स्मॉलर अनायन है और यहाँ पे कैटायन देख सकते हैं। तो नीचे जाएंगे तो कैटायन की साइज यहाँ पे बढ़ रही है, तो कैटायन बढ़ रहा है, अनायन तो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे छोटा अनायन बड़ा कैटायन, तो यहाँ पे साइज डिफरेंस बड़ा रहेगा। तो साइज डिफरेंस बड़ा रहेगा तो इसकी सोल्युबिलिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा सोल्युबिलिटी रहेगी बैरियम हाइड्रोक्साइड। तो डाउन द ग्रुप यहाँ पे हम बोलेंगे साइज डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है तो सोल्युबिलिटी भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। चलो यहाँ पे हम सल्फेट की बात करेंगे अभी। तो सल्फेट नाइट्रेट वाली केस में, कार्बोनेट वाली केस में क्या रहेगा, देखो यहाँ पे सबके सब लार्जर अनायन है। तो लार्जर अनायन है और यहाँ पे डाउन द ग्रुप साइज कैटायन की बढ़ रही है। तो यहाँ पे कैटायन भी बड़ा हो जाएगा नीचे और अनायन तो पहले से ही बड़ा है, तो यहाँ पे साइज डिफरेंस कम हो जाएगा। तो इसकी सोल्युबिलिटी हम क्या बोलेंगे, इसकी सोल्युबिलिटी कम रहेगी। तो लोएस्ट सोल्युबिलिटी रहेगी तो डाउन द ग्रुप सोल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा सोल्युबल रहेगा बेरिलियम का सल्फेट। तो यहाँ पे सल्फेट वाली केस में सबसे ज्यादा सोल्युबिलिटी किसकी रहेगी, यहाँ पे बेरिलियम की रहेगी। बेरिलियम के बाद यहाँ पे मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम यहाँ पे ऑप्शन में है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है देखो मैग्नीशियम। उसके बाद यहाँ पे रहेगा कैल्शियम, कैल्शियम के बाद यहाँ पे रहेगा स्ट्रोंटियम और स्ट्रोंटियम के बाद यहाँ पे रहेगा बैरियम। तो यहाँ पे हम बात करेंगे देखो, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक AIPMT 2015 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, फंक्शन ऑफ सोडियम पंप इज बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑपरेटिंग इन ईच एंड एवरी सेल ऑफ ऑल एनिमल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट आयन इज आल्सो कंस्टिट्यूएंट ऑफ दिस पंप। तो यहाँ पे सोडियम के साथ ऐसा कौन सा यहाँ पे कैटायन है कि जो यहाँ पे बायोलॉजिकल पंप के अंदर उसको यहाँ पे हम सेल के अंदर या कोई भी एनिमल के अंदर हम इसको देखते हैं। चलो अभी यहाँ पे बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को हम यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका पूरा अभी यहाँ पे रीडिंग करेंगे। तो यहाँ पे सोडियम के साथ पोटेशियम यहाँ पे एक आयन है कि यहाँ पे इस पंप के अंदर ऑपरेट हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एवरी कंसिडरेबल वेरिएशन इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयंस फाउंड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। एज अ टिपिकल एग्जांपल इन ब्लड प्लाज्मा सोडियम इज प्रेजेंट इन एक्सटेंट 143 millimoles per liter, whereas potassium level is only 5 millimoles within the red blood cell. This concentration changed to 10 millimole per liter sodium और potassium का 105 millimoles per liter potassium. This ionic gradients demonstrate the discriminatory mechanism is called as sodium potassium pump. तो यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप, यहाँ पे ऑलरेडी सोडियम पंप बोला गया है तो उसके साथ यहाँ पे पोटेशियम भी है कि वो यहाँ पे इस पंप के अंदर ऑपरेट होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पे करेक्ट आंसर है पोटेशियम आयन। तो आई अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक AIPMT 2015 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड 8 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, व्हाट विल बी द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट इन द सैंपल। तो ये जो क्वेश्चन है कंप्लीटली मोल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलो यहाँ पे इसको मोल कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे हम। तो रिएक्शन यहाँ पे देख सकते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट का डिकम्पोजन हो जाएगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और CO2 मिलेगा। तो फिलहाल यहाँ पे इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो 1:1:1 रेशो आएगा। तो ये हो जाएगा 1:1:1। बैलेंसिंग फैक्टर फिलहाल गिवन क्या दिया है, देखो गिवन इसका दिया है 8 ग्राम। तो इसका 8 ग्राम मतलब कितना मोल दिया है वो कैलकुलेट करेंगे अभी हम। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का मोलर मास यहाँ पे 40 हो जाएगा क्योंकि इसका 12 हो जाएगा और इसका क्या कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का 16, मैग्नीशियम का 12, तो ये हो जाएगा 40। तो ये आ गए मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड के। तो जितने मैग्नीशियम ऑक्साइड के मोल है उतने यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड के मोल है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के मोल कितने हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे। तो दिस कार्बन मोनोऑक्साइड मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि मास ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका CO2 डिवाइड बाय मोलर मास यहाँ पे। तो यहाँ पे मास ऑफ CO2 कैलकुलेट करेंगे। तो देखो यहाँ पे वेट ऑफ CO2 हमारे पास आ गया 8.8 और यहाँ पे वेट ऑफ M जो हमें पहले से ऑप्शन के क्वेश्चन के अंदर ही दिया है 8 ग्राम। तो टोटल प्रोडक्ट कितने ग्राम का बनेगा, देखो देख सकते हैं यहाँ पे 16.8 ग्राम का प्रोडक्ट बनेगा। अभी ये प्रोडक्ट आएगा कहाँ से, मैग्नीशियम कार्बोनेट से आएगा। तो हमारे पास मैग्नीशियम कार्बोनेट फिलहाल कितना दिया है, 20 ग्राम दिया है। तो इसका मतलब बाकी की यहाँ पे इम्प्योरिटी है। तो 16.8 ये प्योर फॉर्म में, बाकी की बची हुई इम्प्योरिटी रहेगी। तो यहाँ पे बोलेंगे
तो ये रहेगा 16.8 का प्योर फॉर्म, और यहाँ पे 20 में से 16.8 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बची हुई यहाँ पे इम्प्योरिटी आएगी। जो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना क्या है, हमें परसेंटेज प्योरिटी कैलकुलेट करना है। तो परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, प्योर सब्सटेंस कितना है हमारे पास और डिवाइड बाय यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना था उस सब्सटेंस का इंटू 100। तो प्योर सब्सटेंस हमारे पास है कितना 16.8, टोटल अमाउंट हमारे पास कितना है 20 इंटू यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना है 100। तो चलो यहाँ पे परसेंटेज प्योरिटी निकालेंगे तो ये रहेगी यहाँ पे 84% यहाँ पे क्या रहेगी उसकी प्योरिटी रहेगी किसकी, मैग्नीशियम कार्बोनेट की। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आप अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक EIPMT 2015 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, ऑन हीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज CO2 मोस्ट इजीली। कौन सा ऐसा यहाँ पे कार्बोनेट है जिसको हीट करने के बाद इजीली CO2 क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो चलो देखो यहाँ पे इस पॉइंट को हम देखेंगे, सिमिलरिटी बिटवीन द यहाँ पे आपका लिथियम और मैग्नीशियम का यहाँ पे डायगोनल रिलेशनशिप के अंदर ये पॉइंट आपको दिया हुआ है। उसका रेफरेंस आप एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर देख सकते हैं। तो इसको देख सकते हैं एस ब्लॉक के अंदर एनोमलस प्रॉपर्टी जो है लिथियम के अंदर की, यहाँ पे उसके अंदर हम देख सकते हैं पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। तो इसके अंदर का एक पॉइंट है वो यहाँ पे हम हाईलाइट करेंगे। देखो तो यहाँ पे देखो कार्बोनेट जो होते हैं लिथियम और मैग्नीशियम के, इनका क्या हो जाता है, इजीली डिकम्पोजिशन हो जाता है। तो लिथियम मैग्नीशियम के जो कार्बोनेट होते हैं उनका इजीली डिकम्पोजिशन हो जाता है, उनके बनते ऑक्साइड और CO2 यहाँ पे लिबरेट हो जाता है। देखो ऑक्साइड बनते हैं और यहाँ पे CO2 लिबरेट हो जाता है। तो और सॉलिड हाइड्रोकार्बन तो यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे स्टेबल ही नहीं, तो नॉट फॉर्म बाय द लिथियम एंड मैग्नीशियम। तो फिलहाल यहाँ पे हम ओनली कार्बोनेट को समझेंगे। तो यहाँ पे इसका ऑक्साइड बन रहा है, CO2 बन रहा है, दोनों का डायगोनल रिलेशनशिप है। तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि लिथियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट लेस स्टेबल है, ऐसा यहाँ पे हम इन शॉर्ट बोल सकते हैं। तो लेस स्टेबल होते हैं इसलिए इनका क्या हो जाता है, डिकम्पोजिशन हो जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे हमारा जो आंसर आने वाला है या तो लिथियम का कार्बोनेट होना जरूरी है, नहीं तो फिर मैग्नीशियम का कार्बोनेट होना जरूरी है। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 के अंदर मैग्नीशियम का कार्बोनेट है, इसका यहाँ पे इजीली डिकम्पोजिशन हो जाएगा, CO2 रिलीज हो जाएगा इजीली हीट करने के बाद। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइटली आपको हीट भी करना है, तो ये भी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। आप अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट। हमारे पास एक पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, नीट और APMC में इसको पूछा गया है। क्वेश्चन ऐसा है, द प्रोडक्ट ऑब्टेन एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन विद CaC2 इज। तो दोनों का रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो दोनों की जो रिएक्शन है लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वाला टेम्परेचर यहाँ पे है CaC2 प्लस N2 की रिएक्शन। तो यहाँ पे ये मिल जाता है आपको CaCN2 प्लस कार्बन मिल जाता है। इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, नाइट्रोलियम बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम साइनामाइड बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में कहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आप अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक नीट 2016 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट। तो कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है कि यहाँ पे जिसको यहाँ पे एक रॉन्ग स्टेटमेंट के अंदर आ रहा है। चलो यहाँ पे हम स्टेटमेंट रीड करेंगे अभी। फर्स्ट स्टेटमेंट है, कैल्शियम प्लस प्लस आयन आर नॉट इम्पॉर्टेंट इन मेंटेनिंग द रेगुलेटिंग बीटिंग ऑफ हार्ट्स। भी एक रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पे देख सकते हैं, वो हार्ट बीट मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। तो पहला ऑप्शन के अंदर देख सकते हैं कैल्शियम प्लस प्लस जो आयन्स है वो यहाँ पे आर रिक्वायर्ड टू ट्रिगर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मसल एंड मेंटेन द रेगुलर बीटिंग ऑफ द हार्ट। इसका मतलब ये यूज होता है यहाँ पे हार्ट बीट रेगुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। बाकी स्टेटमेंट यहाँ पे देख सकते हैं Mg प्लस प्लस आयन आर इम्पोर्टेंट इन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, बिल्कुल सही यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी इसके अंदर हम बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट मैग्नीशियम कैल्शियम के रेड करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे दूसरा तीसरा स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगा। देखो, ऑल एंजाइम दैट यूटिलाइज ATP इन फॉस्फेट ट्रांसफर रिक्वायर मैग्नीशियम एज अ कोफैक्टर। द मेन पिगमेंट्स ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इन प्लांट इज क्लोरोफिल विच कंटेन मैग्नीशियम। देख सकते हैं क्लोरोफिल के जो ग्रीन प्लांट के अंदर यहाँ पे होता है, उसके अंदर क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखो आगे हम देखेंगे 99% बॉडी कैल्शियम प्रेजेंट इन बोन्स एंड टीथ, ये वाला पार्ट यहाँ पे है इंपॉर्टेंट। प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन न्यूरोमस्कुलर फंक्शन। न्यूरोमस्कुलर फंक्शन, इंटरन्यूरल ट्रांसमिशन, इसके अंदर भी इसका यूज हो जाता है कैल्शियम का। सेल मेम्ब्रेन्स इंटेग्रिटी एंड ब्लड कोगुलेशन के अंदर भी इसका यूज हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो कैल्शियम प्लस प्लस आयन आर द इम्पोर्टेंट इन ब्लड क्लॉटिंग। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो ये ATP वाला पॉइंट ये भी एक करेक्ट है।
तो यहाँ पे देख सकते हैं बाकी स्टेटमेंट सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑल आर करेक्ट। तो फॉल्स स्टेटमेंट यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा देखो। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैल्शियम जो है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन प्लाज्मा रेगुलेट अबाउट 100 मिलीग्राम पर लीटर। इट इज मेंटेन बाय 2 हार्मोन्स कैल्सिटोनिन और पैराथायरॉयड हार्मोन, इनको मेंटेन करता है। तो फिलहाल यहाँ पे हमारा जो स्टेटमेंट रॉन्ग होने वाला है, फॉल्स होने वाला है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। एप्रेंडिशन एक्सप्लेनेशन। थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक नीट 2016 फेज 2 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, द सस्पेंशन ऑफ स्लैक लाइम इन वाटर इज नोन एज। तो सस्पेंशन मतलब एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, स्लैक लाइम के इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो इस पॉइंट को कंप्लीटली इस क्वेश्चन का जो रेफरेंस है वो यहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर का एस ब्लॉक जो टॉपिक है उसका यहाँ पे रेफरेंस है। तो देखो यहाँ पे जो है रेफरेंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एस ब्लॉक एलिमेंट, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये जो पॉइंट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं, स्लैक लाइम बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये जो है व्हाइट एमोरफस पाउडर है, स्पायरिंगली सोल्यूबल है वाटर के अंदर, और एक्वाइज सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज क्या, लाइम वाटर। एंड सस्पेंशन ऑफ स्लैक लाइम यहाँ पे देख सकते हैं, सस्पेंशन ऑफ स्लैक लाइम इन वाटर इज कॉल्ड एज क्या, मिल्क ऑफ लाइम। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होने वाला है, जो सस्पेंशन होता है, जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, उसको यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो स्लैक लाइम का सस्पेंशन वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ लाइम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आई अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन। थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक नीट 2016 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, इन कॉन्टेक्ट विद बेरिलियम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे ऐसा है कि इट रेंडर्ड पैसिव बाय द नाइट्रिक एसिड। देखो अभी ये फर्स्ट जो ऑप्शन है, इट इज रेंडर्ड पैसिव बाय नाइट्रिक एसिड। तो इसका मतलब क्या है कि बेरिलियम जो है नाइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करता है तो यहाँ पे उसका क्या हो जाता है, मतलब यहाँ पे कोल्ड और डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे बेरिलियम का ऑक्साइड बन जाता है। और ये बेरिलियम का ऑक्साइड जो है वो एक प्रोटेक्टिव नेचर का ऑक्साइड है, प्रोटेक्टिव, और इसकी वजह से यहाँ पे ये जो है यहाँ पे सोल्यूबल नहीं हो पाता। और हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है तो फिर वो क्या हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे हम जो ले रहे एक कोल्ड या आप इसको डाइल्यूट बोल सकते हैं, तो इस केस में वो सोल्यूबल नहीं होगा, एक प्रोटेक्टिव फिल्म यहाँ पे बनाएगा अपने सरफेस पे। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं, तो बेरिलियम का कार्बन के साथ यहाँ पे क्या बन जाता है, कार्बाइड बन जाता है। तो ये भी ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, मतलब स्टेटमेंट सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे तीसरा ऑप्शन। तो यहाँ पे देख सकते हैं बेरिलियम का यहाँ पे जो क्लोराइड है तो ये एक सॉल्ट है, मान के चलो कि ये इसका हाइड्रोलिसिस इजीली हो जाता है क्योंकि ये कोवैलेंट नेचर का है। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा कोवैलेंट रहेगा उतना उसका हाइड्रोलिसिस ज़्यादा होगा, जितना आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा उतना हाइड्रोलिसिस कम हो जाएगा। मतलब हाइड्रोलिसिस मतलब या तो पानी का H+ नहीं तो OH- को पकड़ना, इसको हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। तो कोवैलेंट नेचर होने के कारण इसका हाइड्रोलिसिस इजीली हो जाता है। तो ये भी यहाँ पे स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे रेयरली बोला है, तो यहाँ पे रेयरली तो नहीं हो रहा है, इजीली हो रहा है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। तो चलो ये एक हो गया हमारे लिए एक रॉन्ग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे देख सकते हैं बेरिलियम का जो हाइड्राइड की बात करें तो यहाँ पे एक हाइड्राइड एक पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बना सकता है, बट वो क्या रहेगा, आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी बनी हुई है, खाली यहाँ पे एक पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है। तो फिर यहाँ पे पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर सही है और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी भी सही है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट हमें यहाँ पे पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे पूछा है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो होने वाला है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आई अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन। थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट। हमारे पास एक नीट 2017 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, आयनिक मोबिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल आयन इज लोएस्ट व्हेन एक्वाइज सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट आर पुट अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास एक अल्कली मेटल्स के कुछ सॉल्ट है, उसकी आयनिक मोबिलिटी हमें देखनी है इलेक्ट्रिक फील्ड आने के बाद। तो चलो यहाँ पे देखेंगे कि ये आयनिक मोबिलिटी आखिर होती क्या है। तो एक्वाइज सॉल्यूशन के अंदर ही हम इसको देखते हैं। तो एक्वाइस और यहाँ पे यदि वो मोल्टन में पूछे तो उसका आंसर अलग आएगा, एक्वाइस में पूछा है तो आंसर अलग आएगा। तो हम फिलहाल एक्वाइस की बात यहाँ पे करने वाले। तो ये देख सकते हैं ग्रुप 1 के एलिमेंट है, डाउन द ग्रुप यहाँ पे साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्लोराइड लिया हुआ है, फिलहाल ये सॉल्ट है, इसको हम जब पानी में डालेंगे तो क्या रहेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके यहाँ पे हमने सॉल्ट लिए हुए हैं और यहाँ पे उसको पानी में डालने के बाद ये आयंस बन गए।
तो यहाँ पे फिलहाल हम कैटायन का यहाँ पे जो डेंसिटी निकालेंगे, चार डेंसिटी बोलेंगे, तो इसका यहाँ पे उसके ऊपर का चार्ज कितना है, सबके ऊपर यहाँ पे +1 चार्ज है, बट यहाँ पे सबकी साइज अलग अलग है। तो यहाँ पे चार्ज बाय साइज ये रेशो को हम क्या बोलते हैं, चार डेंसिटी बोलते हैं। तो वो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है यहाँ पे पानी के अंदर जाने के बाद। तो इसको हम यहाँ पे मोबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू समझने के लिए बहुत यहाँ पे इसका हेल्प होने वाला है। तो चलो यहाँ पे इसका थोड़ा सा डायग्राम समझेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। देखो अभी देखो ये लिथियम है, लिथियम आयन, तो इसको यहाँ पे सराउंड, इसको किसने किया हुआ है, वाटर मॉलिक्यूल उसके आसपास यहाँ पे अट्रैक्ट हो गए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। क्यों अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो इन चारों में से सबसे ज्यादा चार्ज डेंसिटी की बात रहेगी तो वो रहेगी लिथियम की, क्योंकि आखिर तो चार्ज तो सबके ऊपर +1 चार्ज है, बट साइज सबसे कम लिथियम का है। तो यहाँ पे चार डेंसिटी, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी हाईएस्ट रहेगी लिथियम की। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का यहाँ पे जो सराउंडिंग नंबर रहेगा तो ये सबसे ज्यादा रहेगा लिथियम वाली केस में। तो सबसे ज्यादा वाटर यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारे H2O मॉलिक्यूल्स। तो H2O मॉलिक्यूल यहाँ पे लिथियम के सराउंडिंग में सबसे ज्यादा रहेंगे। तो लिथियम प्लस के कंपैरिजन में सोडियम प्लस का साइज यहाँ पे बड़ा हो गया। तो साइज यहाँ पे बड़ा हो गया तो चार डेंसिटी कम हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार डेंसिटी कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली वाटर मॉलिक्यूल उसके सराउंडिंग में आसपास यहाँ पे जो अट्रैक्ट होने वाले वहां पे नंबर में कम आएगा। तो लिथियम का यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का नंबर के साथ लिथियम का ओवरऑल जो साइज यहाँ पे जो रहेगा वो थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है यहाँ पे सोडियम के कंपैरिजन में, मतलब विथ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो चलो यहाँ पे नेक्स्ट डायग्राम पे दो डायग्राम देख सकते हैं। तो वाटर का नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वाटर की लेयर्स का नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पे जो वाटर और जो कैटायन है इसका साइज मिला के आपको उसका साइज बोलना होता है। तो यहाँ पे इसका साइज, लिथियम प्लस का साइज वाटर में जाने के बाद बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए इसका आयनिक मोबिलिटी सबसे कम रहेगा। तो हम यहाँ पे एक ट्रेंड ही बनाएंगे डायरेक्टली। और यहाँ पे और एक बात हम समझते हैं कि लिथियम का हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा हो गए, इसका मतलब एनर्जी भी ज्यादा रिलीज हो गई। उस एनर्जी को हम कौन सा एनर्जी बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है इसका मतलब क्या है, वाटर मॉलिक्यूल का नंबर यहाँ पे ज्यादा है, इसका मतलब उसका साइज बड़ा है। तो चलो यहाँ पे ये भी बात समझेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी और आयनिक मोबिलिटी के अंदर क्या रिलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ट्रेंड कुछ इस तरह से हो जाएगा। एक फॉर्मूला लिखेंगे, साइज ऑफ मेटल कैटायन इस पानी के अंदर जाते हैं यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी उसकी ज्यादा रहेगी और आयनिक मोबिलिटी उसकी कम रहेगी। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आने वाला है लोएस्ट बोला गया है। तो यहाँ पे सबसे कम आयनिक मोबिलिटी कहाँ पे किसकी रहेगी, लिथियम की रहेगी। तो यहाँ पे लिथियम यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। दिस इज हमारा करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। आप अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू, वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक नीट 2018 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, अमंग द CaH2, BH2 एंड BaH2 द ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टरीज। तो हमारे पास यहाँ पे अल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्राइड से और उनके अंदर का आयनिक ट्रेंड, कॉलन ट्रेंड यहाँ पे हमें समझना है। तो यहाँ पे फिलहाल आयनिक कैरेक्टर पूछा है। चलो आयनिक कैरेक्टर, कॉलन कैरेक्टर, साइज यहाँ पे पूरा समझेंगे। सबके सब हाइड्राइड मतलब आनायन वाली कहानी यहाँ पे फिक्स है। तो यहाँ पे देखो अल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्राइड है और फिलहाल हमारे पास जो है बेरिलियम है पहला, दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं कैल्शियम का और तीसरा बैरियम का है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 है। तो ये डाउन द ग्रुप वाले मैंने लिखा है, डाउन द ग्रुप साइज यहाँ पे क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो फिलहाल यहाँ पे जो हाइड्रोजन है यहाँ पे एक अनायन फॉर्म में और ये जो मेटल वाला पार्ट है वो यहाँ पे कैटायन है। तो चलो यहाँ पे अनायन वाली यहाँ पे कोई बात, यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं, बिकॉज सब केस में यहाँ पे हाइड्रोजन ही है। तो अनायन के बारे में यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पे सब जगह पे सेम अनायन है। यदि अनायन अलग अलग होता तो फिर यहाँ पे हम वो बात करते। तो फिलहाल यहाँ पे हम ओनली कैटायन के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। तो साइज ऑफ कैटायन यहाँ पे जितना बड़ा रहेगा उतना आयनिक कैरेक्टर ज्यादा रहेगा और जितना वहां पे छोटा साइज रहेगा उतना उसका कॉलन कैरेक्टर ज्यादा रहेगा। तो देखो यहाँ पे सबसे छोटा कैटायन कौन है, बेरिलियम है। तो इसका मतलब इसके अंदर कॉलन कैरेक्टर सबसे ज्यादा रहेगा। तो साइज का ट्रेंड यहाँ पे लिखा है। आयनिक कैरेक्टर का ट्रेंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाउन द ग्रुप यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर रहेगा बैरियम हाइड्राइड वाली केस में और सबसे कम आयनिक कैरेक्टर रहेगा बेरिलियम हाइड्राइड वाली केस में। तो बेरिलियम के बाद यहाँ पे कैल्शियम और कैल्शियम के बाद यहाँ पे बैरियम हाइड्राइड। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे कंप्लीटली मैच हो रहा है। देखो तो यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर पूछा है तो ये सीक्वेंस ऑप्शन नंबर 1 के अंदर कंप्लीटली मैच हो रहा है। आई होप अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू, वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक नीट 2018 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, मैग्नीशियम रिएक्ट विद एलिमेंट X टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड इफ ग्राउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन X is 1s2 2s2 2p3 द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड इज।
मैग्नीशियम में उसका एक एक्स एलिमेंट के साथ यहाँ पे रिएक्शन होने के बाद आयनिक कंपाउंड मिल रहा है और वो एक्स एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन यहाँ पे देख रखा है। तो चलो समझेंगे यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो कौन सा कंपाउंड रहेगा, उसका फार्मूला क्या रहेगा। तो देखो अभी यहाँ पे इस तरह से रिएक्शन यहाँ पे होने वाला है Mg का x के साथ। तो Mg का इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन है, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, तीसरे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो दूसरे शेल में यहाँ पे लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये मेटल है। और ये x यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, उसमें दूसरे शेल में लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक नॉन मेटल है। तो मेटल नॉन मेटल के बीच यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो मेटल यहाँ पे वैलेंस शेल के सब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा। तो उसके लिए हम ऐसा बोलेंगे Mg का Mg++ हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं। फिलहाल इसकी वैलेंसी जो बनेगी 2 बनेगी। और ये जो x है वहां पे हम ऐसा बोलेंगे ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके ऊपर 3 माइनस चार्ज आ चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसकी वैलेंसी 3 रहेगी, इसकी वैलेंसी 2 रहेगी, तो क्या कंपाउंड बनेगा देखो। तो देख सकते हैं यहाँ पे Mg की वैलेंसी 2, x की वैलेंसी 3, तो वैलेंसी को क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनेगा देखो, ये बनेगा Mg3x2। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन के अंदर दिखाई दे रहा है देखो, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आप अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे पास एक नीट 2019 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फीट्रिक हाइड्रोक्साइड। कौन सा ऐसा हाइड्रोक्साइड है कि जो एम्फीट्रिक है। फिलहाल यहाँ पे जो भी ऑप्शन है यहाँ पे ग्रुप 2 मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल के यहाँ पे हाइड्रोक्साइड है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इस क्वेश्चन का जो रेफरेंस है, कहाँ से उठाया है उसको, तो वो वाला पार्ट एनसीईआरटी के अंदर कहाँ पे हाईलाइटेड है वो उसको हम समझेंगे। तो अभी यहाँ पे इस देख सकते हैं अभी यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे डाउन द ग्रुप होता है वो यहाँ पे साइज मेटल का बढ़ जाता है, तो यहाँ पे बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड वाली कहानी यहाँ पे देख के रखिए। अल्कलाइन अर्थ मेटल जो होते हैं ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे मोनोऑक्साइड बनाते हैं, एक्सेप्शनल यहाँ पे BeO छोड़ के। यहाँ पे मतलब ऑक्साइड तो बनाता है बट इतना ज़्यादा उसका रिएक्टिविटी इतना ज़्यादा बर्निंग का नहीं है। तो यहाँ पे जो BeO है ये यहाँ पे देख सकते हैं किसका यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाता है, रॉक साइक सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर, मतलब NaCl का जो स्ट्रक्चर है वैसा यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बन जाता है। BeO जो है यहाँ पे कोवलेंट नेचर का है थोड़ा सा एज कम्पेयर टू बाकी के जो है, इसमें से कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे वो जो है ऑक्साइड वो बहुत स्टेबल है। और फिलहाल यहाँ पे BeO एक एम्फोट्रिक है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड दोनों भी यहाँ पे एम्फोट्रिक नेचर है। एक्सेप्ट ऑक्साइड BeO छोड़ के बाकी के यहाँ पे आपको बेसिक नजर आएंगे, बेसिक ऑक्साइड यहाँ पे नजर आएंगे। तो एक्सेप्ट यहाँ पे BeO और ये जो है हमारा कौन सा हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड है, दोनों की कहानी यहाँ पे सेम है। देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्साइड को वाटर के अंदर डालने के बाद यहाँ पे MOH ये हाइड्रोक्साइड बन रहा है। अभी हाइड्रोक्साइड वाली हम बात करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं अभी यहाँ पे हाइड्रोक्साइड की सोलिबिलिटी हो, थर्मल स्टेबिलिटी हो, बेसिक कैरेक्टर हो, यहाँ पे तीनों भी यहाँ पे क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं एटॉमिक नंबर के साथ। मतलब डाउन दो ग्रुप यहाँ पे तीनों चीजें इंक्रीज हो रही है, सोलिबिलिटी इंक्रीज हो रही है, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है और बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड जो होते हैं यहाँ पे लेस बेसिक होते, लेस स्टेबल होते अल्कली मेटल से। मतलब यहाँ पे हम बोलेंगे NaOH, मतलब ये अल्कली मेटल है और उसका हम कंपेयर करें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो मैं NaOH यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा स्टेबल रहेगा। बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, एम्फोट्रिक है। तो ये वाला हमारा हाईलाइटेड पॉइंट है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला पार्ट हमारा आंसर वाला पार्ट है। तो एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है, बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब वो एक एसिड का काम कर रहा है। और यहाँ पे एक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब वो एक बेस का काम कर रहा है। तो एसिड और बेस का काम यहाँ पे कर रहा है, इसका मतलब वो क्या है, एम्फोट्रिक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो आने वाला है ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। आप अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे पास एक नीट 2019 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एंजाइम दैट यूटिलाइज ATP इज फॉस्फेट ट्रांसफर रिक्वायर्ड an alkaline earth metal M as a cofactor। तो M इज क्या रहेगा, यहाँ पे कौन सा M है, कौन सा मेटल है, यहाँ पे हमें ऐसा पूछा है। तो चलो अभी यहाँ पे फिलहाल ये जो क्वेश्चन है अल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब S ब्लॉक ग्रुप 2 के अंदर का ये पार्ट है। तो इसको थोड़ा सा NCERT के अंदर कहाँ पे हाईलाइट किया गया है इसको हम समझेंगे। चलो यहाँ पे हम देखते हैं अभी
तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के अंदर का ये जो पॉइंट है देख सकते हैं। ऑल एंजाइम दैट यूटिलाइज एटीपी इन फॉस्फेट ट्रांसफर रिक्वायर मैग्नीशियम। तो यहाँ पे मैग्नीशियम रिक्वायर्ड होता है यहाँ पे एटीपी देख सकते हैं। ऑल एंजाइम दैट यूटिलाइज एटीपी, सब एंजाइम जो है यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं एटीपी इन फॉस्फेट, और इसके लिए यहाँ पे मैग्नीशियम की बहुत ज़रूरत होती है, तो इसको हम यहाँ पे कोफैक्टर बोलते हैं। तो फिर ये जो कोफैक्टर के अंदर आने वाला जो मेटल है वो यहाँ पे कौन सा है, मैग्नीशियम। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आप अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास नीट 2020 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, द फॉलोइंग मेटल आयन एक्टिवेट मेनी एंजाइम्स पार्टिसिपेट इन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू एटीपी एंड विथ Na रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा मेटल है कि वो बहुत सारे एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करके एटीपी में उसका कन्वर्जन करता है, और सोडियम के साथ वो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल का काम करता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कौन सा मेटल है। तो अभी ये जो क्वेश्चन है इसका रेफरेंस आप देखेंगे जो एस ब्लॉक टॉपिक है एनसीईआरटी के अंदर का, उसके अंदर बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम के अंदर हम देखेंगे। तो यहाँ पे पता चलेगा, देखो यहाँ पे पोटेशियम आयन आर द मोस्ट अबंडेंट कैटायन विद इन सेल फ्लूइड। सबसे इंपॉर्टेंट सेल फ्लूइड के अंदर का सबसे ज्यादा जो पार्ट होता है यहाँ पे पोटेशियम होता है, और वेयर दे आर एक्टिवेट मेनी एंजाइम्स, बहुत सारे एंजाइम को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। पार्टिसिपेट इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू एटीपी, यहाँ पे देख सकते कंप्लीटली सेंटेंस, यहाँ पे एक क्वेश्चन इस सेंटेंस को मैच कर रहा है। एंड विथ सोडियम रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल। तो यहाँ पे देख सकते कंप्लीटली सेंटेंस टू सेंटेंस मैच हो रहा है। तो फिर वो कौन सा यहाँ पे मेटल है, तो यहाँ पे उसके लिए हमारा आंसर यहाँ पे कौन सा आएगा, पोटेशियम आएगा। तो ये पोटेशियम यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। बाकी के यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा, यहाँ पे इस यूज को आप कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। आप अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट। यहाँ पे हमारे पास एक नीट 2020 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, HCl was passed through a solution of CaCl2, MgCl2 and NaCl. Which of the following compound crystallize? तो हमारे पास एक सॉल्यूशन है कि जिसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और NaCl है, और उसमें से हम HCl को पास करें तो कौन सा कंपाउंड यहाँ पे क्रिस्टलाइज हो जाएगा। अभी ये जो सॉल्यूशन है उसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और NaCl है। इसमें से वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड ये ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं, तो यहाँ पे हम बोलेंगे, तो इसका हम ऐसा बोल सकते हैं इनका सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट आयनिक प्रोडक्ट से ज़्यादा होता है। तो आयनिक प्रोडक्ट कम होने के कारण यहाँ पे इनका प्रेसिपिटेशन नहीं हो पाता। NaCl के अंदर हम देखेंगे तो यहाँ पे NaCl के अंदर HCl गैस पास करेंगे तो यहाँ पे NaCl जो है वो प्योर क्रिस्टल के फॉर्म में बाहर आएगा, कॉमन आयन इफेक्ट यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे जो पार्ट है एनसीईआरटी के अंदर, यहाँ पे इसका रेफरेंस कहाँ पे दिया हुआ है वो भी देखेंगे हम। अभी देखो इस क्वेश्चन का जो रेफरेंस है वो है एनसीईआरटी के अंदर एस ब्लॉक सोडियम क्लोराइड के अंदर हमें यहाँ पे आना है। इसके अंदर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है लगभग 50 लाख टन सॉल्ट यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है एनुअली इंडिया के अंदर सोलर ऑपरेशन से। तो ये वाला एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर होती है, तो इसके अंदर क्या क्या होता है, सोडियम सल्फेट होता है, उसके बाद कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, ये इम्प्योरिटी का काम करते हैं। कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पे देख सकते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये इम्प्योरिटीज है इसके अंदर की कि जो यहाँ पे क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, डेलिक्वेसेंट। तो यहाँ पे इसको हम बोल सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड को यहाँ पे हम क्रूड सॉल्ट डिजॉल्व मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, तो ये जो क्रूड सॉल्ट है उसको थोड़े पानी के अंदर डालेंगे तो यहाँ पे जो इंसुलेबल इम्प्योरिटी इसको बाहर किया जाता है, और उसके बाद उसके अंदर यहाँ पे क्या किया जाता है, HCl गैस को पास किया जाता है, देख सकते हैं। तो उसके अंदर यहाँ पे क्रिस्टल ऑफ प्योर सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड आउट। तो ओनली सोडियम क्लोराइड यहाँ पे सेपरेट हो रहा है। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड ये क्या है, ज़्यादा सोल्यूबल है। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट करेंगे, उस सॉल्यूशन के अंदर वैसे के वैसे रहेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे हमें जो मिलने वाला है ओनली NaCl, दिस इज हमारा करेक्ट आंसर। आई हैव अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक नीट 2021 का एक क्वेश्चन है।
फिलहाल ये जो क्वेश्चन है एस ब्लॉक का है। क्वेश्चन देखो, स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड इन सॉलिड स्टेट एंड वेपर फेज आर। तो बेरिलियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर आपको सॉलिड स्टेट में और वेपर फेज में कौन से कंडीशन पे यहाँ पे होता है, चेन में होता है, डायमर में होता है, ऐसा यहाँ पे ऑप्शन के अंदर है। फिलहाल देखेंगे अभी इसको एनसीईआरटी के अंदर कहाँ पे। अभी देखो एस ब्लॉक के, इसका मतलब इनऑर्गेनिक के मतलब आपको लाइन टू लाइन रीड करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को एक क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू मत देखना, हम इसके अगल बगल वाली सब कहानी हम हर एक क्वेश्चन के अंदर इनऑर्गेनिक के लिए, मोस्ट ऑफ इनऑर्गेनिक के अंदर हम ऐसा बिल्कुल करेंगे, ठीक है। चलो देखो अभी यहाँ पे देख सकते हैं बेरिलियम डाइक्लोराइड जो सॉलिड स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट या पॉलीमर, यहाँ पे कुछ भी आए तो यहाँ पे आपको ध्यान में एक रखना है उसका एक या तो सॉलिड फेज में हो या पॉलीमर में हो, तो उसकी एक लंबी चौड़ी चेन बनने वाली। देखो हाइलाइट्स के अंदर ये पॉइंट मिलेगा आपको, बेरिलियम हाइलाइट्स यहाँ पे देख सकते, ऑल अदर हाइलाइट्स ऑफ अल्कली अर्थ मेटल आर आयोनिक इन नेचर। बेरिलियम यदि छोड़े तो बाकी के सब क्या है यहाँ पे आयोनिक नेचर के। बेरिलियम हाइलाइट जनरली आपको क्या मिलेगा, कोवलेंट कैरेक्टर उसके अंदर ज्यादा होता है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर उसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा होती है। तो बेरिलियम क्लोराइड है चेन स्ट्रक्चर, यहाँ पे देख सकते हैं चेन स्ट्रक्चर होता है सॉलिड फेज में। तो पॉलीमर में और सॉलिड स्टेट में बड़ी चेन बनाता है वो, तो यहाँ पे देख सकते हैं वो चेन यहाँ पे बनाई है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे वेपर फेज में आपको यहाँ पे BeCl2 यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर्म क्लोरोब्रिज डाइमर देख सकते हैं। और ये कौन से टेम्परेचर पे, एकदम हाई टेम्परेचर पे पॉसिबल है। कितना टेम्परेचर है, 1200 केल्विन के आसपास है। तो ये दो पॉइंट हमें यहाँ पे हाईलाइट करने थे। तो क्लोरीन के अंदर हम एक सिंगल यहाँ पे देख सकते हैं, एक बेरिलियम ने यहाँ पे सिंगल बेरिलियम ने दो यहाँ पे बॉन्ड बनाए। तो यहाँ पे जो सॉलिड स्टेट और पॉलीमर होता है, यहाँ पे जो लोन पेयर है यहाँ पे इस वैकेंट डी ऑर्बिटल के अंदर चली जाती है। तो फिलहाल ये जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से बनता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे बनने के बाद इसको हम चेन स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसको कौन सा स्ट्रक्चर बोलते हैं, हम चेन स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी आपका कोऑर्डिनेट बन चुका है और यहाँ पे अभी आपका कोऑर्डिनेट बन चुका है। तो एक लंबा चौड़ा ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, तो इसको हम बोलते हैं चेन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे सॉलिड स्टेट के अंदर तो हो गया चेन, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 के अंदर है पहला चेन। और वेपर फेज के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं, वेपर फेज के अंदर ओनली डायमर बनाता है। वेपर फेज तभी बनेगी जब 1200 केल्विन के ऊपर वाला टेम्परेचर रहेगा। तो ये देखो यहाँ पे जो क्लोरोब्रिज डायमर वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो ये हो गया आपका क्लोरोब्रिज डायमर। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आने वाला है ऑप्शन कहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो चेन एंड डायमर। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। आई अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट। तो हमारे पास एक नीट 2021 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अमंग द फॉलोइंग अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइलाइट्स वन विच इज कोवलेंट एंड सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इज। तो हमारे पास एक अल्कलाइन अर्थ मेटल है और वो कोवलेंट नेचर का है, सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर वो सोल्यूबल हो रहा है। तो फिलहाल ऐसा कौन सा कंपाउंड है वो हमें यहाँ पे देखना है। चलो यहाँ पे देखेंगे अभी। तो यहाँ पे देखो हाइलाइट्स के अंदर इस पॉइंट को हम देखेंगे एनसीईआरटी के अंदर एस ब्लॉक के अंदर। तो बेरिलियम का जो हाइलाइट होता है तो एक्सेप्शनली यहाँ पे जो क्या होता है वो आयोनिक कैरेक्टर उसके अंदर ज्यादा नहीं होता है। तो कोवलेंट कैरेक्टर वहाँ पे जितना मेटल छोटा रहेगा उतना यहाँ पे क्या रहेगा, उसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा रहेगा। ये पॉइंट हमें यहाँ पे पता है। तो ये ट्रेंड हमें यहाँ पे पता है। आयोनिक कैरेक्टर यहाँ पे जब बढ़ता है तो इसका मतलब है मेटल का साइज बढ़ता है, और कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ने के लिए मेटल का साइज कम होना बहुत जरूरी है। तो ये दो ट्रेंड यहाँ पे हमें पता होना बहुत जरूरी है। तो देख सकते हैं बेरिलियम की साइज उस ग्रुप में सबसे छोटी है, तो उसका यहाँ पे आयोनिक कैरेक्टर कैसा रहेगा, एकदम कम रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सेप्शन है वो। बेरिलियम हाइलाइड जनरली कौन सा कैरेक्टर है, कोवलेंट है, और कोवलेंट कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर थोड़ा सा ज्यादा सोल्यूबल होते हैं। तो बेरिलियम यहाँ पे देख सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच हो जाएगा, देखो हमें कोवलेंट भी चाहिए, सोल्यूबल भी चाहिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, और ये सब के सब हाइलाइड है, क्लोराइड है। किसके क्लोराइड है, ग्रुप 2 के क्लोराइड है, बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, मैग्नीशियम। तो इसमें सबसे छोटा है बेरिलियम क्लोराइड। तो यहाँ पे हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आप अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक नीट 2022 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। दो लिस्ट है यहाँ पे। लिस्ट 1 के अंदर एलिमेंट और कुछ कंपाउंड है एलिमेंट के, और लिस्ट 2 के अंदर यहाँ पे उनके यूज है। तो यहाँ पे करेक्ट मैचिंग कहाँ पे हो रहा है वो यहाँ पे पूछा है। तो चलो यहाँ पे इसको समझेंगे। लिथियम, सोडियम,
पोटेशियम का कंपाउंड है KOH और सीजियम है। इसका मतलब ये सब के सब यहाँ पे एस ब्लॉक के एलिमेंट है, अल्कलाइन एलिमेंट है, अल्कलाइन मेटल यहाँ पे है। तो यहाँ पे उसके यूज देखेंगे, एनसीईआरटी के अंदर इसको दिया हुआ है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो रेफरेंस है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर एस ब्लॉक का जो टॉपिक है उसके अंदर अल्कली मेटल के यूज देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे लिथियम देख सकते हैं। लिथियम का यदि लीड के साथ यहाँ पे बनता है, देखो लिथियम मेक मेटल इज यूज मेक यूजफुल एलॉय। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लीड के साथ, यहाँ पे पीबी के साथ यहाँ पे वो क्या बनाता है, यहाँ पे व्हाइट मेटल बनाता है। तो फिलहाल यहाँ पे देखना, तो यहाँ पे बेयरिंग फॉर मोटर इंजन with aluminum to make aircraft part, with magnesium to make armor plate. It is used in thermonuclear reaction. thermonuclear reaction के अंदर भी इसका यूज किया जाता है। lithium is used to make electrochemical cell. तो ये यहाँ पे completely मैच हो रहा है, देखो तो ये यहाँ पे completely मैच हो रहा है। लिथियम का यहाँ पे कहाँ पे देखना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर यहाँ पे हमारा क्या मैच होने वाला है, लिथियम। तो चलो उसके बाद यहाँ पे देखो सोडियम इज यूज टू मेक द Na का पीबी के साथ यहाँ पे क्या टेट्रा इथिल लीड यहाँ पे बनता है, कि जो यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज ऑर्गेनोलीड कंपाउंड वेयर अर्लियर यूज एंटी नॉक एडिशन टू द पेट्रोल बट नाउ डे व्हीकल यूज लीड फ्री पेट्रोल। तो यहाँ पे सोडियम देख सकते हैं यहाँ पे कहाँ पे यूज किया। नेक्स्ट स्टेटमेंट आगे रीड करेंगे, देखो लिक्विड सोडियम मेटल यूज एज कूलेंट इन फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्शन। फास्ट ब्रीडर जो रिएक्शन होती है लिक्विड सोडियम फिलहाल वहां पे हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सोडियम का यहाँ पे कूलेंट इन फास्ट ब्रीडर रिएक्शंस। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे KOH है। KOH मतलब क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कहाँ पे यूज किया गया है इसको, देखो सॉफ्ट सोप के अंदर इसको यूज किया जाता है। और उसके बाद वहां पे देखो एक्सलेंट एब्जॉर्बेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए KOH का यूज किया जाता है। यहाँ पे देखो KOH को कहाँ पे मैच करेंगे, एब्जॉर्बेंट फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद यहाँ पे देखो सीजियम। तो सीजियम को यहाँ पे हम फोटो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर यहाँ पे देखते हैं। तो ये नीचे वाला हिस्सा यहाँ पे हमने लिखा है, सीजियम फोटो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर यहाँ पे यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ये मैच हो जाएगा। तो लिथियम देखो थर्ड है, तो फर्स्ट के लिए यहाँ पे थर्ड एक ही ऑप्शन के अंदर यहाँ पे देखो। उसके बाद सोडियम के लिए यहाँ पे आपका देख सकते हैं, लिथियम के लिए सेकंड है, सॉरी सेकंड, लिथियम के लिए सेकंड, तो सेकंड वाला एक ही ऑप्शन है यहाँ पे। उसके बाद सोडियम के लिए थर्ड, तो यहाँ पे वो भी यहाँ पे मैच हो रहा है, एक ही ऑप्शन के अंदर है ऐसा। उसके बाद KOH यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट, तो थर्ड के लिए यहाँ पे देखना है आपको, C के लिए आपका हो जाएगा 1, ये भी एक ही ऑप्शन के अंदर है। इसका मतलब यहाँ पे तीनों में से कोई भी एक पता है तो भी आपका काम चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे D के लिए सीजियम, ये भी एक ही ऑप्शन के अंदर है। मतलब इसमें से कोई भी आपको एक ही आ रहा है तो भी आपका काम चल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आप अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।